हो जाएगा। लेकिन कॉमन सेंस सबके पास नहीं आती। कॉमन सेंस क्या होता है? आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज को ग्राउंड रियलिटीज के हिसाब से इस्तेमाल करना, आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज को शांत रहकर अपने माहौल के हिसाब से इस्तेमाल करना, दैट इज कॉल्ड एज कॉमन सेंस। या फिर किसी चीज को सिंपल तरीके से समझना, ये कॉमन सेंस होता है। तो लोग अक्सर क्या करते हैं, क्योंकि इस एग्जाम में इतना सब कुछ पढ़ाया जाता है, इतना सब कुछ हम पढ़ते हैं, तो हमारा दिमाग कहीं ना कहीं हमें ये बोलने लगता है कि ये एग्जाम में हमें बहुत बड़ा सोचना है। वो तो यूजुअली लोग क्या करते हैं, जब भी एग्जाम हॉल में कोई नया क्वेश्चन देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। उनका दिमाग पहले सबसे पहले जाता है उनके नोट्स की तरफ, कि क्या ये टॉपिक मेरे नोट्स में आया था, क्या ये टॉपिक कहीं मेरे करंट अफेयर के मटेरियल में आया था। ये अच्छी बात है कि बुरी बात है, आप बताइए मुझे, आप लोग को क्या लगता है? अगर एग्जाम हॉल में मैं किसी क्वेश्चन को देखकर ये सोच रहा हूँ कि मेरे बुक में था कि नहीं था, करंट अफेयर मटेरियल में था कि नहीं था, तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात है सर। बुरी बात है। क्यों बुरी बात है? क्योंकि आपके नोट्स चाहे कितने भी अच्छे हों, आपके नोट्स चाहे कितने भी कॉम्प्रिहेंसिव हो, वो यूपीएससी के 100 क्वेश्चन को कवर नहीं कर सकते। क्योंकि वो कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, कई सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो वो कहाँ से पूछेगा आपको नहीं पता रहेगा ऐसे। इसलिए जरूरी है कि जब हम एग्जाम हॉल में जाते हैं, हम अपना नॉलेज तो लेके जाएं, लेकिन हम अपने सोर्सेस को लेके ना जाए दिमाग के पीछे। तो जब आप किसी क्वेश्चन को देख रहे हैं, आपको ये देखना है कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है, क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स में क्या बताया जा रहा है। आपको ये नहीं सोचना है कि इसके बारे में मैंने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, इसके बारे में मेरे किताब में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। क्योंकि वहां पर आपका रिलायंस हेवीली हो गया आपके नॉलेज के ऊपर, और आप अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं। तो इन ये वाले जो क्वेश्चन है लिमिटेड नॉलेज इफेक्टिव एप्लीकेशन के लिए, इनको अच्छे से करने के लिए हमारे पास सिर्फ दो ही रिक्वायरमेंट है। पहला रिक्वायरमेंट, आप बहुत अपने एग्जाम हॉल में आप बिल्कुल शांत रहेंगे, आप एंग्शियस होकर नहीं जाएंगे, आप डर कर एग्जाम हॉल में नहीं जाएंगे। क्योंकि बोलते हैं ना, जो डर गया वो मर गया, यहाँ पर भी वैसा ही गेम चलता है कि आपको डर के नहीं जाना है। क्योंकि जितना डरे हुए आप है, उतना डरा हुआ हर एक एस्पिरेंट है। तो डर आपका कोई फायदा नहीं करेगा, एंग्जाइटी आपका कोई फायदा नहीं करेगी। तो आपको कैसे जाना है? आपको कॉन्फिडेंस और काम माइंड के साथ जाना है। क्योंकि तब आप ऐसे जाएंगे तो आप केयरफुली पेपर को पढ़ेंगे, और फिर आप अपने कॉमन सेंस को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। तो आज हम ऐसे कई क्वेश्चन देखेंगे, खासकर 2021 और 22 में। जैसे मैंने आपको कहा, मैं आपको सारे पैटर्न 2 साल की सिखा रहा हूँ, 2021 और 22, क्योंकि उसके बाद जो 2023, 24 और 25 है, इनके पैटर्न्स मैं आपको कलेक्टिवली बताऊंगा, और उसका टेस्ट भी आपका अरेंज कराया जाएगा सेशंस के बाद। तो फॉर नाउ अभी हम क्या करेंगे, 2021 के ये वाले क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें लिमिटेड नॉलेज इफेक्टिव एप्लीकेशन लगता है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि इन क्वेश्चन को जब मैं आपको दिखाऊंगा, तो उनको ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है। मैं आपको एक हिंट दूंगा, उस हिंट के बेसिस पे आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और आंसर तक पहुंचने की कोशिश करनी है। आपको जल्दबाजी नहीं करनी। इसमें से कई क्वेश्चन आपके स्टैटिक से ही आते हैं, लेकिन रियल एग्जाम में लोग उसको भी गलत मार के आ जाते हैं, तो वैसे भी क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस। बिफोर वी स्टार्ट, आप में से किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? एनीवन? चलिए, परफेक्ट, लेट अस स्टार्ट। मतलब अपना माइक बंद कीजिए। चलिए, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं 2021 का पेपर। ओके। 2021 में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। नजर आ रहा है आप लोगों को? जी सर। यस सर। हिंदी मीडियम कैंडिडेट्स इसका नंबर नोट कर लीजिए, बाद में आप लोग इस लॉजिक के थ्रू समझिए। अब देखिए, मेन क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेप्स इज मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन। ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब फर्स्ट नजर में ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन स्टैटिक से पूछा गया है, क्योंकि इकोनॉमिक रिसेशन क्या होता है हम अपने इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यूपीएससी ने ऑप्शंस को इतना क्लोजली फ्रेम किया है कि कई लोगों ने एग्जाम हॉल में इस क्वेश्चन को रॉन्ग मार्क करके आए हैं। मैं पर्सनली जो एग्जाम हॉल में कंफ्यूज हो गए थे, क्वेश्चन का आम भाषा में, सरल भाषा में क्या मतलब होता है? सर मंदी, आर्थिक मंदी हो जाना सर। आर्थिक मंदी। रिसेशन को आम भाषा में हम क्या बोलेंगे? जीडीपी डाउन। आर्थिक मंदी। हम कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स यूज नहीं करेंगे कि जीडीपी का क्या हुआ, इसका क्या हुआ, हम बोलेंगे सिंपल टर्म्स में। रिसेशन का क्या हुआ कि आर्थिक मंदी। मंदी का मतलब क्या है कि मार्केट में डिमांड नहीं है। यही हुआ ना मंदी का मतलब।
जी सर। लोगों के पास पैसा नहीं है खर्चा करने को, मार्केट में डिमांड नहीं है। तो जब आप ऐसे किसी वर्ड को, कीवर्ड को पिकअप कर कर उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर आंसर तक पहुंचना आपके लिए आसान हो जाता है। अब चारों ऑप्शन को पढ़िए और देखिए किस ऑप्शन से डिमांड क्रिएट होगा, वो आपका आंसर रहेगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिससे लोगों के हाथ में पैसा जाएगा और डिमांड क्रिएट होगा, वो आपका आंसर रहेगा। सर ऑप्शन सी लग रहा है ऐसे तो। सर ऑप्शन सर डी। सर डी। सब लोग एक बार फिर से मैं आप सबको बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिए। मैंने हिंट क्या दिया आपको? रिसेशन मतलब मंदी, मंदी मतलब मार्केट में लोगों के पास पैसा नहीं है चीजें खरीदने को। तो आपको देखना है वो ऑप्शन जिससे लोगों के हाथ में पैसा आएगा, जाएगा नहीं। ऑप्शन ए। सर ऑप्शन बी सर। सर ए। ऑप्शन ए। Sir, A. I think B. Because sir, यहाँ पे increase in expenditure on public projects. बी सर बी। ऑप्शन डी। चलिए, तो कई लोगों ने अपने आंसर बता दिए, ए बी सी डी सारे आंसर बता दिए हैं। तो वन बाय वन इस पे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे कई लोगों ने गलती क्या की, आपने हिंट का इस्तेमाल नहीं किया। हिंट में क्या दे रहा हूँ, हिंट ये है कि मंदी, रिसेशन मतलब लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, आपको ऐसा कुछ करना है जिससे लोगों के हाथ में पैसा आए। अब पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? कट इन टैक्स रेट। क्या टैक्स रेट कम करने से लोगों के हाथ में पैसा बचेगा? नहीं सर। क्यों नहीं बचेगा भाई? आप पहले 100 रुपया टैक्स दे रहे थे, सरकार ने बोला मैं 50 रुपया टैक्स लूंगा, सर पैसा बचेगा ना? Sir, बचेगा हाँ। tax. लेकिन यहाँ प्रॉब्लम सेकंड स्टेटमेंट में है। जब मैं बात कर रहा हूँ बीच में मत बोला कीजिए, कोई भी शांत हो जाइए। अब मेरे समझाने की बारी है, आप लोगों का टाइम खत्म हो गया। तो अभी मैं आपको ये बता रहा था कि जो फर्स्ट ऑप्शन है, इसका पहला पार्ट ठीक है। पहले पार्ट में बोल रहा है कि टैक्स रेट को कम किया जाएगा, तो ठीक है, लोगों के हाथ में पैसा बचेगा, डिमांड वो बढ़ा सकते हैं। लेकिन सेकंड पार्ट को देखिए, सेकंड पार्ट में बोल रहा है अकंपनीड बाय इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट मतलब बैंक से आपको जिस इंटरेस्ट पे पैसा मिलता है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाएगा। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाएगा, क्या लोग ज्यादा पैसा लेंगे बैंक से? खासकर बैंक से पैसा लेते हैं जो कॉर्पोरेशंस होते हैं, कंपनीज होते हैं, वो पैसा लेते हैं। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाएगा, कंपनीज पैसा नहीं लेंगी। अगर कंपनीज पैसा नहीं लेंगी तो वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाएंगी, तो लोगों के हाथ में पैसा नहीं आएगा। तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, ए इज नॉट द आंसर टू दिस। क्यों? क्योंकि ए में आप लोगों के हाथ में पैसा दे नहीं रहे हो। सेकंड ऑप्शन जो है वो पैसा देने, उसको लिमिट कर रहा है। अब एक काम करते हैं, बी को छोड़ देते हैं क्योंकि बी हमारा आंसर है। सी में आ जाते हैं, या फिर चलिए बी को भी डिस्कस कर लेते हैं। बी में क्या बोल रहा है? इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स। क्या बोल रहा है? इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स। मतलब मैं क्या करूंगा, जितने भी पब्लिक प्रोग्राम्स है, कहीं पे डैम बनाना है, कहीं पे कुछ नया इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च करना है, कहीं पे रोड कंस्ट्रक्शन करना है, तो सरकार क्या करेगी, इसके ऊपर खर्चा बढ़ा देगी। तो जब सरकार ये खर्चा करेगी तो ये पैसा किसके हाथ में जाएगा? पब्लिक के पास जाएगी सर। पब्लिक के हाथ में जाएगा, क्योंकि इसमें लोग एम्प्लॉय बनेंगे, है ना? सरकार कहीं से सीमेंट खरीदेगी, कहीं से लेबर को बुलाया जाएगा, तो पब्लिक के हाथ में पैसा जाएगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों के हाथ में पैसा आ रहा है और उस पैसे की मदद से लोग डिमांड क्रिएट कर सकते हैं। बराबर। अब थर्ड ऑप्शन में आ जाइए, इंक्रीज इन टैक्स रेट। ये तो पहले ही गलत हो गया, क्योंकि अगर आप टैक्स रेट बढ़ा देंगे, लोगों के हाथ में जो पैसा बच रहा था वो भी नहीं बचेगा, तो उससे भी क्या होगा, डिमांड क्रिएट नहीं हो सकती। और ऑप्शन 4 देखिए, ऑप्शन 4 ऑप्शन बी का बिल्कुल ही उल्टा है। वो बोल रहा है रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट। मतलब पब्लिक प्रोजेक्ट पे सरकार जो खर्चा कर रही थी वो सरकार बंद कर देगी। तो अगर सरकार खर्चा कम कर देगी तो लोगों के हाथ में कम पैसा जाएगा, तो उनके हाथ में पैसा नहीं रहेगा। तो अगर हम उस लॉजिक के हिसाब से देखें कि रिसेशन मंदी है और मंदी से लोगों के हाथ में पैसा जाएगा, तब डिमांड क्रिएट होगी और मंदी खत्म होगी, तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें डिमांड क्रिएट हो रही है चारों में से? सर बी में सर। ऑप्शन बी में डिमांड क्रिएट हो रही है। बाकी सभी ऑप्शन में प्रॉब्लम क्या है कि डिमांड क्रिएट नहीं हो रही है, लोगों के हाथ में पैसा आ नहीं रहा है, बल्कि मार्केट से, इकोनॉमी से पैसा जा रहा है। तो इस वजह से बाकी 3 आंसर नहीं हो सकते। अब देखिए, रिसेशन बड़ा सिंपल टॉपिक है, अक्सर हम उसके बारे में सुनते हैं, लेकिन यूपीएससी ने ऑप्शंस को ऐसे फ्रेम करा कि कैंडिडेट रियल एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएगा। तो उसका तरीका क्या है? तरीका यह है कि हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद हम कीवर्ड आइडेंटिफाई करेंगे, हम कीवर्ड को सिंप्लीफाई करेंगे, और फिर उस सिंप्लीफिकेशन के बाद हम देखेंगे कि कैसे ये हो सकता है। अब सुनने में आपको लग रहा होगा कि इतना प्रोसेस हम रियल एग्जाम में कैसे कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस के साथ आता है, ठीक है? ये प्रैक्टिस के साथ आता है कि आपको बहुत सारे पीवाईक्यू सॉल्व करते रहने हैं, तब जाके आपका ये काम पूरा हो पाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन था इस पैटर्न के बेसिस पे। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये कोई वो नहीं है। इसमें क्या है, हमें अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना है, और इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी आपको रियल एग्जाम में। तो इसमें किसी का कोई डाउट नहीं। ऑप्शन सी का सर सेकंड वाला पार्ट तो सही होगा।
ये लोग आप वन बाय रिपीट वन पूछिए, करिए। अपना हैंड रेस कीजिए, मैं खुद आपको मौका देता हूँ। जिन जिन के डाउट से हैंड रेस कीजिए जल्दी जल्दी। जी मोहम्मद, आप बताइए क्या डाउट है आपका? मोहम्मद कैफ। सर मेरे से जो आपने समझाया था ऑप्शन बी, मैं भी अच्छी तरीके से समझ नहीं आया सर ये। सिंपल ऐसे समझिए, अगर सरकार आपके घर के पास एक डैम बनाती है तो क्या वहां के जो लेबरर्स हैं, वहां के जो इंडस्ट्रीज हैं, वहां के जो सप्लायर्स हैं, उनके हाथ में पैसा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। तो उनके हाथ में पैसा आएगा तो क्या करेंगे? रखेंगे, खर्चा करेंगे अपनी जरूरतों के लिए? खर्चा करेंगे सर। खर्चा करेंगे तो उससे क्या होगा? डिमांड क्रिएट होगी, और जब डिमांड क्रिएट होगी, इकोनॉमी का जो साइकिल है वो वापस से चलना शुरू हो जाएगा। इस वजह से क्या होगा? रिसेशन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। वो एक ही ऑप्शन है जिसमें डिमांड क्रिएट की जा रही है, बाकी सब में डिमांड कम हो रही है। और रियाज, आपका क्या सवाल है? सर जो ऑप्शन सी था उसका सेकंड वाला पार्ट तो सही होगा ना, इंटरेस्ट रेट कम करने से ऐसे लोग लोन्स लेंगे और तो पहला उनका वाला सप्लाई पार्ट? बढ़ेगी। यस पहला सर, पार्ट? पहला वाला तो गलत है, सेकंड वाला कंफर्म कर रहे हैं, हाँ, सही होगा तो ना। देखिए, कभी भी जो ऑप्शन होता है ना, वो या तो पूरा सही होगा या पूरा गलत होगा। कभी भी कोई स्टेटमेंट को हम आधा सही है आधा गलत है सोच के नहीं रह सकते। अगर स्टेटमेंट का छोटा भी हिस्सा गलत है मतलब वो गलत है। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर। ठीक है जी सर बताइए। इकोनॉमिक एसोसिएशन आया पड़ा है सर, तो गवर्नमेंट में इतना फंड है कि वो इतने प्रोजेक्ट चालू कर पाएगी। कब की बात क्योंकि कर रहे हैं आर्थिक आप? तंगी क्वेश्चन चल की रही है। बात कर रहे हैं? और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में सोच रहे हैं ये वाला भी, कि अगर इतनी है गवर्नमेंट के पास कि वो हम कर पाएंगे। हम्म सरकार मैं लोन ये भी लेके भी सोच कर रहा हूँ सकती सर। है। वो डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमिक पॉलिसी। पर वो सवाल में नहीं पूछा है ना सरकार कहाँ से पैसा लेगी। हमें बस सवाल का जवाब देना है। देखिए, एग्जाम में एक चीज ये भी आप लोगों को अवॉइड करनी है कि रियल एग्जाम में ओवर थिंकिंग नहीं करना है। आपको बस सवाल का जवाब देना है जो पूछा गया है वहां पे। सवाल बस हमको इतना पूछ रहा है कि इसमें से क्या करेंगे तो रिसेशन खत्म हो जाएगा। तो हमें बस देखना है इसमें से कौन सी चीज है जो डिमांड क्रिएट कर रही है, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये भी हम एग्जाम हॉल में पढ़ के नहीं जाएंगे, वहीं पर जाकर आपको सोचकर अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सॉल्व करना पड़ेगा। और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसमें भी मैं आपको हिंट दूंगा, लेकिन धीरे धीरे मैं हिंट देना बंद कर दूंगा, आपको खुद अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं सब लोग। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिए। Which of the following effects of creation of black money in India has been the main cause of worry to the government of India? सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ब्लैक मनी क्या होता है हम सब जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किया गया है कि ऑप्शंस बहुत क्लोज है। ठीक है, तो अब मैं हिंट आपको यहाँ पे दूंगा कि क्वेश्चन का नीचे वाला पार्ट देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि मेन कॉज ऑफ वरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब सबसे ज्यादा परेशानी होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन चार में से कौन सी चीज से, ब्लैक मनी से, इन चारों में से कौन सी ऐसी चीज होगी जिससे सरकार को सबसे ज्यादा दिक्कत होगी। तो ऑप्शन को पढ़िए और देखिए आपको क्या लग रहा है। डी। फोर्थ सर डी है सर। डी। सब लोग ऑप्शंस पढ़ लीजिए अच्छे से। आई एम गिविंग टाइम। कई सारे लोग डी आंसर बता रहे हैं, और भी लोग देखिए क्या आपको लग रहा है। फील सर फ्री टू आंसर। स्टेट एस चेक मतलब क्या होता है? इसका जो लास्ट में है ना, एक्सचेकर। लॉस ऑफ स्टेट एक्सचेकर मतलब सरकार का जो खाता होता है, ट्रेजरी जो हमारी होती है, जहां पे सरकार अपना पैसा रखती है। डी सर। सर डी। सबको आंसर डी लग रहा है। डी सर। सर बी सर। यस सर। कुछ लोगों को बी आंसर लग रहा है। बॉम्बे ठीक है। सर एनीवन बी। एल्स? बी और डी में कंफ्यूजन लग रहा है। ओके, अब देखिए यहाँ पे किस पॉइंट ऑफ व्यू से हमको सोचना है। बोल रहा है ब्लैक मनी से, क्या ये चारों चीजें ब्लैक मनी से हो सकती है? क्या ए हो सकता है ब्लैक मनी से? यस सर, चारों हो सकते हैं। हो सकता है। तो चारों चीजें भी ब्लैक मनी से हो सकती है। कल ब्लैक मनी से आप गोल्ड ज्वेलरी भी खरीद सकते हो, आप रियल एस्टेट में भी डाल सकते हो, आप डोनेशन दे सकते हो पॉलिटिकल पार्टीज को, और स्टेट का लॉस भी हो सकता है। और ये चारों चीजें इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन सवाल में ये पूछ रहा है कि सरकार के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत वाली बात क्या हो जाएगी। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको ऑप्शन डी में आ जाना। यहाँ पर आपने एक और चीज ये करनी थी कि आपको कीवर्ड को मैच करके देखना था। ऊपर बात कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो जो हमारी गवर्नमेंट है उसको क्या बुलाते हैं? उसको स्टेट बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं? जी सर, स्टेट बुलाते हैं सर। स्टेट के दो मतलब होते हैं। एक होता है जो हमारे अलग अलग स्टेट्स हैं, तेलंगाना एक स्टेट है, पंजाब एक स्टेट है, महाराष्ट्र एक स्टेट है, ये एक मतलब हो गया। लेकिन किसी भी जो कंट्री होती है उसकी जो गवर्नमेंट होती है हम उसको बुलाते हैं द स्टेट ऑफ इंडिया, है ना, द स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। स्टेट्स तो हम आता कि नहीं आता है? तो जी ऊपर सर। गवर्नमेंट का मेंशन है, और कौन से ऑप्शन में स्टेट के लिए बात हो रही है? डी। ऑप्शन डी में बात हो रही, तो इसका आंसर ऑप्शन डी ही होगा। ठीक है,
प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम वही है कि रियल एग्जाम में ऑप्शंस इतने क्लोज हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वहां पे आपको क्या करना है? कीवर्ड आइडेंटिफाई करना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये सोचने के बाद ही आपको आंसर तक पहुंचना है। लोग क्या करते हैं? जल्दबाजी करते हैं, क्वेश्चन पढ़ लिया, हाँ चलो अब आगे बढ़ो, ये ऑप्शन पढ़ा, वो ऑप्शन पढ़ा, और जो ऑप्शन पे पहले दिल आ जाता है उसको मार्क करके आ जाते हैं। ऐसे नहीं करना है, ठीक है? कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है, केयरफुल रीडिंग, क्लियर एप्लीकेशन ऑफ माइंड। तो ये था एक और क्वेश्चन जो इस पैटर्न से आता है। अब ये किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने अपना इकोनॉमिक्स किसी भी सोर्स से पढ़ा है, मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं कि कहीं पर भी आपको ये सारे ऑप्शन ऐसे लाइन से दिए हुए नहीं मिलेंगे। तो ये यूपीएससी यहाँ पे क्या चाह रहा है कि आप रियल एग्जाम में अपना दिमाग इस्तेमाल करें। तो वही हम यहाँ पे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब हम एक और क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, आइए। या पहले ये वाला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 16, R2 code of practices consists a tool available for promoting the adoption of। ठीक है, कीवर्ड क्या है? सब लोग बताइए, कीवर्ड क्या है? सर R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस। R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस। अब चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए और देखिए कहां पे आपको कुछ ऐसा मिल रहा है जिसमें दो आर हैं, या कुछ ऐसा मिल रहा है जहां पे कोई कोड की बात हो रही है। कोड क्या होता है? किसी चीज को करने का तरीका, ठीक है? जैसे इलेक्शन के टाइम आता है मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट, आता है कि नहीं आता? इलेक्शन के टाइम एमसीसी आता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो चीजों को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे करना है, क्या पॉलिसी रहेगी, तो कोड बोलते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें आपको R2 दिख रहा है और कोड दिख रहा है? ध्यान से देखिए। सर ए। सर ए। सर ऑप्शन है सर। ए। ओके, कई सारे लोगों को ए दिख रहा है, सही है, अच्छा है, देखते रहिए देखते रहिए। सर R2 का मतलब क्या है सर? R2 का किसी को मतलब नहीं पता। आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, आपके सामने क्वेश्चन आ गया, पढ़ के कोई नहीं गया वहां पे, तो कैसे सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन को? वैसे सोचिए, R एक लेटर है, 2 मतलब 2 बार। तो कौन से ऑप्शन में आपको 2 बार R से कुछ बनता हुआ दिख रहा है? डी में 2 R आ रहे हैं, एक ही आ रहा है। ए ऑप्शन। चलिए आंसर आपको बता देता हूं, इसका आंसर ए ही रहेगा, इसका आंसर ए ही रहेगा। अब देखिए ये कैसा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कोई पढ़ के नहीं जाता। जितने भी लोगों ने 2021 में एग्जाम दिया है, किसी ने भी कहीं पर भी करंट अफेयर वगैरह में ये नहीं देखा था, ना किसी कोचिंग के मटेरियल में क्वेश्चन दिखा था। तो यहाँ पे अगेन यूपीएससी क्या कर रहा है? वो देख रहा है कि आप पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। R2 ऊपर दिया हुआ है। R2 मतलब ये क्या है? ये एक नेमोनिक है। नेमोनिक क्या होता है? किसी चीज को शॉर्ट में जब बोला जाता है, जैसे हम बोलते हैं नीति आयोग। नीति क्या है? नीति एक नेमोनिक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आई होप आप लोगों को ये पता होगा। जब हम नीति आयोग की बात करते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम नीति है या नीति का कुछ फुल फॉर्म है? नीति का एक फुल फॉर्म है। तो नेमोनिक होता है बहुत सारी चीजों का, जैसे आरबी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हम आरबीआई कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो भी प्रैक्टिस था, ये जो भी कोड था, उसको उन्होंने क्या किया? उसके 2 कीवर्ड्स को उठा के R2 करके एक नेमोनिक बनाया। तो यूपीएससी चाह रहा था कि आप उस नेमोनिक को ढूंढ के निकाले, और कहाँ पे वो हमें दिख रहा है? ऑप्शन ए देखिए, एनवायरमेंटली रेस्पॉन्सिबल, एक आर आ गया, प्रैक्टिसेस इन इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, रिसाइकलिंग। बाकी किसी भी ऑप्शन में आपको 2 बार कोई वर्ड आर से नहीं दिखेगा। बी में एक ही आर है, रामसार में आ रहा है ना? सी में कोई आर ही आपको नहीं आ रहा है, और डी में देखिए एक आर आपको आ रहा है रिसोर्सेस में। तो R2 वाला जो कंडीशन है वो कहां पे फुलफिल हो रहा है? ऑप्शन ए में। तो आपने उसको मार्क कर दिया, वही आपका आंसर है, ऑफिशियल आंसर भी वही है, हो गया आपका RRR। तो ऐसे तो एग्जाम हॉल में ये जी रिस्की क्वेश्चंस मतलब रिस्क होगा ना जब आप मार्क करते हो ऐसे OMR में, अब तो रिस्क लेना अगर पड़ेगा। नॉलेज देखिए नहीं है तो अगर आप जैसे 2021 का ये पेपर है, अगर आप इस पेपर को एनालाइज करेंगे, इस पेपर में हार्डली 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो स्टैटिक पार्ट से आए हैं। मतलब जो आप हम रेगुलरली जो पढ़ते हैं लक्ष्मीकांत से, स्पेक्ट्रम से, या बाकी शंकर IAS वगैरह से, सिर्फ 25-30 से क्वेश्चन ऐसे आए हैं। मान लीजिए आपने वो 25 के 25 क्वेश्चन भी करेक्ट कर दिए, तो क्या आपका कट ऑफ क्लियर होगा? नो। एग्जाम हॉल में हमें ये एडिशनल एफर्ट डालना ही पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी चाह रहा है कि हम वहां बैठ के अपना दिमाग इस्तेमाल करें।
क्योंकि अगर सारे क्वेश्चन स्टैटिक सोर्स से आ सोच रहे सकते होते, हैं कि जहाँ पर 8 2 बार आ रहे हैं तो वो सही होगा, मतलब इस तरह नहीं से। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा 8 2 बार आएगा तो सही हो जाएगा। क्वेश्चन के हिसाब से पैटर्न है। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि किसी भी क्वेश्चन में 8 दिखा, 2 बार 8 दिखा तो आपको मार देना है। हम यहाँ सीखने की क्या कोशिश कर रहे हैं, हम कीवर्ड को आइडेंटिफाई करके उससे मैच कर रहे हैं। क्योंकि देखिए अब ये क्वेश्चन तो नया है, एग्जाम हॉल में अगर ये क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो आप इसको अटेम्प्ट करेंगे या फिर आप उसको छोड़ देंगे। अगर आपके इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो गए हैं और आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इसको अटेम्प्ट करने के लिए, मान लीजिए आपने टारगेट रखा था 100 में से 85 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं या 80 प्लस आपको करने हैं, और आपने अटेम्प्ट कर लिए और आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप छोड़ सकते हैं, कोई बुरी बात उसमें नहीं है। लेकिन याद रखिए कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं जो इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर आ रहे हैं। इतना हाई क्यों जा रहा है कट ऑफ? पिछले साल प्रेडेंस का कट ऑफ 92 के ऊपर गया था जनरल कैटेगरी के लिए। कट ऑफ इसलिए ऊपर जा रहा है कि लोग वहां बैठकर इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये टेक्निक से जो हमें सीखनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में ये एक रिक्वायरमेंट बन जाती है ऐसे। तो हम जो सीख रहे हैं ये, जी मेरा ब्रॉड मैसेज आप लोगों के लिए क्या है कि एग्जाम हॉल में कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोचकर सॉल्व करने की, कुछ पैटर्न आइडेंटिफाई करने की, कुछ उसमें माइंडसेट अपना लगाने की। ठीक है सर, हम यहाँ पर ये आइडिया भी लगा सकते हैं कि ये जो आपकी आवाज क्लियर, मोहम्मद आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा करीब आकर बोलिए। सर, हम यहाँ पर ये आइडिया भी लगा सकते हैं ना कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह है, ये जो रिसाइकलिंग इसका प्रोसेस है, इसका वेस्ट वगैरह बहुत ज्यादा कंसर्न है एनवायरमेंट वगैरह के लिए, तो मे बी ओके आंसर। पर अब तो ऐसे तो फिर बाकी चीजें भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। क्या वेटलैंड्स का कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या एग्रीकल्चरल लैंड्स का डिग्रेडेशन रोकना इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या EIA इंपॉर्टेंट नहीं है? सभी प्रोजेक्ट्स में एनवायरमेंट असेसमेंट करना ही पड़ता है। तो उस लॉजिक में भी, क्योंकि चारों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है ऐसे। सर 60 नंबर क्वेश्चन हिंदी में एक बार दिखा दीजिए प्लीज। 16 क्वेश्चन हिंदी में, ये रहा, इसमें भी दिया हुआ है, R2 दिया हुआ है आपका। हाँ, वो हिंदी में कैसे ट्रांसलेट होगा वो देखना पड़ेगा। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिए बाद में। चलिए अब आपको मैं एक और क्वेश्चन दिखाता हूं। लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 20। नहीं, कौन सा अगला क्वेश्चन? एक मिनट, सॉरी, अगला क्वेश्चन है 25। 20 नॉट वेरी डिस्टिंग, 25 देखिए सब लोग। एक और क्वेश्चन देखिए, ये जो टेक्निक हम सीख रहे हैं, जो थर्ड पैटर्न है, ये कोई सिंगल पैटर्न नहीं है। पिछले जो 2 पैटर्न हमने सीखे वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। आपको एक्सट्रीम टर्म दिखा या बात बड़ा चढ़ा के बोली गई, आपने काट दिया। आपको इंक्लूसिव टर्म दिखा या आपको एक पॉसिबिलिटी दिखाई गई, आपने उसको करेक्ट मान लिया। लेकिन यहाँ पे कोई सिंगल पैटर्न नहीं है, हर क्वेश्चन के साथ आप देखेंगे पैटर्न बदल रहा है। तो यहाँ मैं आपको कोई पैटर्न नहीं सिखा रहा हूँ, यहाँ मैं आपको एक माइंडसेट सिखा रहा हूँ कि कैसे एग्जाम हॉल में बिल्कुल ही नए वाले क्वेश्चन आएंगे, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आएंगे, जो कहीं पर आप पढ़ के नहीं जाएंगे, लेकिन वो एग्जाम हॉल में बैठ के आपको सॉल्व करने हैं। वहां बैठकर आपको ये नहीं सोचना है कि ये मेरे नोट्स में था कि नहीं था, करंट अफेयर मटेरियल में था कि नहीं था, क्योंकि वो नहीं रहेगा। यूपीएससी चाह रहा है कि आप वहां बैठ के उसको सोचे। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन बोल रहा है, मैग्नेटाइट पार्टिकल्स सस्पेंडेड टू कॉज न्यूरोडीजेनरेटिव प्रॉब्लम्स आर जनरेटेड एज एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। मैं फिर से बता रहा हूं कि मैग्नेटाइट पार्टिकल्स हैं जिनसे लोगों को न्यूरो डीजेनरेटिव प्रॉब्लम्स होती है, मतलब उनके नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और ये कौन सी चीजों से निकलते हैं पोल्यूटेंट्स के तौर पे? अब आप मुझे ये बताइए, लॉजिकली सोचिए। आपको याद होगा कल भी हमने क्वेश्चन देखा था कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स के बारे में। वहां पर हमने देखा था कि इंक्लूसिव टर्म था, लेकिन क्योंकि वहां पे लीथल दिया हुआ था, लीथल मतलब जिससे लोगों की जान जा सकती है, तो हमने देखा था कि उस वजह से सरकार उसको अलाउ नहीं करेगी। याद है आप लोगों को क्वेश्चन? कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स वाला। उसी लॉजिक को यहाँ पे लगाइए कि बोल रहा है कि कोई प्रोडक्ट्स हैं जिनमें से एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स निकल रहे हैं और उससे लोगों को दिमागी बीमारियां हो सकती है। तो क्या वैसी चीज को हम लोगों के घरों में अलाउ करेंगे? सर बी। सर सबसे पहले तो 5 कट जाएगा। आराम से आंसर तक पहुंचने की जल्दबाजी मत कीजिए, पहले इसके पीछे का कॉमन सेंस समझिए आप कि ऐसे क्वेश्चन में क्या लॉजिक आपको लगाना है। कि ऐसी अगर कोई चीज है जिससे लोगों के हेल्थ को मेजर कंसर्न आता है, जिससे लोगों के हेल्थ को मेजर इमीडिएट कंसर्न आता है, तो वैसी चीज सरकार अलाउ नहीं करेगी। तो अब आप ऑप्शन देखिए, कौन सी चीज है जिससे लोगों को सबसे ज्यादा एक्सपोजर होगा, इसमें से कौन सी चीज है जिसमें लोगों का सबसे ज्यादा एक्सपोजर होगा अगर उसमें ये प्रॉब्लम पोल्यूटेंट मिलेगा तो। 5 ऑप्शन देखिए। बी। ऑप्शन बी। नहीं, मैं ऊपर का बोल रहा हूँ, ऊपर के 5 चीजों में से बताइए कौन सा है।
1 to Power 4 plant. ऑप्शन इंजन और engines of motor vehicles, इंजन brakes of इंजन motor ऑफ vehicles. इसमें से कौन सा है जिसमें लोगों का सबसे ज्यादा नुकसान होगा अगर आने लगे ये पोल्यूटेंट्स? सेकंड नंबर पर जो है सर Sir, इंजन one, ऑफ इंजिन ऑफ मोटर two, व्हीकल। four. क्या क्या आम आदमी Sir, डेली third डेली number मोटर व्हीकल के one. इंजन के पास जाता है? आई थिंक सर ऑप्शन सी करेक्ट। नहीं होगा। एक बार सब लोग शांत हो जाइए। एक बार सब लोग शांत हो जाइए। option 1 2 3 एक and बार सब 5 लोग एक बार सब लोग शांत हो जाइए। एक बार सब लोग शांत हो जाइए। लॉजिक को समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे Yes, 5 sir. चीजें दी गई हैं। इन 5 चीजों में से ऐसी कौन सी चीज है जिससे एक आम आदमी डेली बेसिस पे इंटरेक्ट करेगा अगर वो उसके पास है? माइक्रोवेव एंड स्टोव विद Microwave. इन हाउस telephone line सर आई telephone line 3 4 आप एंड टेलीफोन 5। लाइन से डेली इंटरेक्ट करेंगी? नहीं माइक्रोवेव स्टोव विद इन होम्स देखिए सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। नंबर 1 पे ऐसी चीजें जिससे हो सकता है आमतौर पे लोगों का डेली इंटरेक्शन हो, ब्रेक्स ऑफ मोटर व्हीकल्स, क्योंकि लोग गाड़ियां चलाते हैं। अगर आपके पास गाड़ी है उसका ब्रेक आपको दबाना पड़ेगा। लेकिन जो इंजन होता है, इंजन में आप डेली जाके नहीं बैठेंगे, या फिर इंजन के पास आप डेली जाके कुछ काम नहीं करेंगे, या रहेगी भी तो आपकी गाड़ी पार्किंग में रहेगी। चौथा ऑप्शन देखिए, क्या डेली आम आदमी पावर प्लांट में जाता है? नहीं वो नहीं जाएगा। No. क्या डेली आम आदमी टेलीफोन लाइन के पास जाके लटक रहा है, झूल रहा है वहां पे? ये भी नहीं होगा। तो नहीं कौन सी चीज है जो आम आदमी की जिंदगी में अगर है तो उसके बहुत ज्यादा करीब रहेगी और उसको नुकसान पहुंचा सकती है? दैट इज ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 माइक्रोवेव्स। अगर आपके घर में माइक्रोवेव स्टोव है तो जाहिर सी बात है आप उसमें खाना पकाएंगे, उसको ऑन करेंगे, तो सबसे ज्यादा अगर आपका नुकसान होगा वो वहीं पे होगा। तो आपको इसमें क्या करना है? ऑप्शन 3 को आपने एलिमिनेट करना है उस लॉजिक के बेसिस पे। तो अगर ऑप्शन 3 एलिमिनेट करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? बी 1 2 एंड 4 आपका आंसर रहेगा। क्लियर तो सर एवरीवन? उसमें तो 5 भी इंक्लूड है ना, टेलीफोन लाइंस है, पावर प्लांट्स भी तो आई इंक्लूड है एग्री, उसमें। आई एग्री। लेकिन अब उसमें देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम अपना माइंडसेट डेवलप कर रहे हैं। अब इस आंसर का अगर हमको एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन चाहिए वो हमको कभी नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि यूपीएससी एक्सप्लेनेशन देता ही नहीं है। तो कई लोगों ने एग्जाम हॉल में इस पैटर्न के बेसिस पे उसको सॉल्व किया, क्योंकि उन लोगों ने वो वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था जो लीथल वाला क्वेश्चन कल हमने किया था, कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स वाला। तो जब आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे जिसमें बताया जा रहा है कि हेवी पोल्यूटेंट्स निकल रहे हैं और लोगों के हेल्थ पे उसका मेजर इंपैक्ट पड़ेगा, तो आपको ये देखना है कि ऐसी कौन सी चीज है जो लोगों के सबसे ज्यादा क्लोज कांटेक्ट में रहेगी, जो लोग आमतौर पर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसको एलिमिनेट करना है, फिर आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये वाले जो पैटर्न्स मैं आपको बता रहा हूँ इसको सीखना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार आपने इसको सीख लिया इसका बहुत हेवी एड्ज आपको मिलेगा। क्योंकि जितने भी पैटर्न है मैं आपको रैंडमली नहीं बता रहा हूँ। मैंने खुद ने 3 में से 2 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है। मेरे कई सारे साथी है जो कॉन्स्टेंटली लगातार प्रीलिम्स क्वालिफाई करते आए हैं। वो ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने ऐसे पैटर्न्स को सीखा है, समझा है, और रियल एग्जाम में बैठ के शांति से उसको लगा पाते हैं। जबकि कई सारे जो नए एस्पिरेंट्स होते हैं ऐसे क्वेश्चन देख के वो पैनिक हो जाते हैं। हम लोग ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम खुश होते हैं, क्योंकि एक तो इसका आंसर सबको पता नहीं होगा, दूसरा वहां पर बैठ के जो अपना माइंडसेट लगाएगा, जो पीवाईक्यूज की एनालिसिस करके आएगा, वही ऐसे क्वेश्चन को कर पाएगा। तो यहाँ पर आपको एक एड्ज मिल सकता है। तो आई होप ये पैटर्न आपको समझ में आया होगा। जो लोग पहली बार सीख रहे हैं थोड़ा मुश्किल हो सकता है आपके लिए, बट दिस इज हाउ इट वर्क्स। Sir, ओके सर जी, प्लीज एनी डाउट्स एनीवन? सर इसमें ये sir, जो I'm not fourth getting option the pattern of this question. Could you please वन बाय explain वन it once? सब लोग हैंड रेस कीजिए, मैं बताता हूँ, आपको मौका देता हूँ। हैंड रेस कीजिए 1 बाय 1। चलिए ग्रेट। पहले आफरीन बानो आप बताइए क्या डाउट है आपका? Sir, I'm not getting the pattern of this question. Could you please explain it once? Like how इन to eliminate? इन दिस ये जो थर्ड सेट ऑफ पैटर्न हम देख रहे हैं इसमें कोई सिंगल पैटर्न नहीं है। ठीक है, इसमें हर क्वेश्चन के हिसाब से पैटर्न चेंज होगा। पैटर्न क्या है? पैटर्न ये है कि हम अपना कॉमन सेंस यूज कर रहे हैं। कि क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, ऊपर वाला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ऐसी चीज है जिससे लोगों को, जिसमें से पोल्यूशन हो रहा है और लोगों को न्यूरो डिजेनरेटिव प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मतलब उनका माइंड में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, उनके ब्रेन में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो हमें इस लॉजिक में ये कॉमन सेंस लगाना है कि ऐसी चीज लोगों के घरों में अलाउ नहीं की जा सकती। और एक ही ऑप्शन है, और उन ऑप्शन में से एक ही चीज है जो लोगों के घरों तक पहुंच रही है, विच इज माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव स्टव जो होता है, तो वो आप एलिमिनेट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ हमने कॉमन सेंस क्या लगाया कि समाज कैसे चलता है या इकोनॉमी कैसे चलती है, ऐसे हार्ड चीजों के ऊपर अक्सर बहुत कुछ सुनने में आता है, या फिर सरकार उसको अलाउ नहीं करेगी, ऐसे उस माइंडसेट से हमने किया इसको। अगला जमजम Sir, खान, क्या डाउट है आपका? sir, इसका आंसर B था। हाँ बी ही है इसका आंसर। 3 आपने एलिमिनेट कर दिया तो आपका आंसर क्या हो गया? Okay, 1 2 and 4 वाला। हाँ 1 2 एंड 4 आपका आंसर हो गया।
अब देखिए जब आप 3 एलिमिनेट कर रहे हो ऑटोमेटिकली 5 ही एलिमिनेट हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है हमको नहीं पता। अब जब आप एग्जाम हॉल में इस क्वेश्चन को देखेंगे, जब मान लीजिए आप 2021 का पेपर देने गए थे और आप बैठे हैं, कंप्लीटली नया क्वेश्चन है, तो वहां पर आप टेलीफोन लाइंस की तरफ ज्यादा इंक्लाइन नहीं हो सकते, क्योंकि वहां कोई लॉजिक आपको नहीं मिलेगा। 3 में आपको मिल जाएगा फिर भी एक लॉजिक, और अक्सर लोग उसी बेसिस पे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। चलिए अगला, मोहम्मद राशिद क्या क्वेश्चन है आपका? सर इसमें तो पूछा गया था कि कौन सा है, मतलब कॉज करता है, तो सर 3 तो आंसर ही है, तो उसे एलिमिनेट क्यों कर रहे हैं? 3 हम इसलिए एलिमिनेट कर रहे हैं, नहीं आप क्वेश्चन समझे नहीं, ध्यान से पढ़िए क्या बोल रहा है। इनमें से किस में से आएगा, तो मैं बोल रहा हूँ 3 में से वो नहीं आएगा, क्योंकि अगर 3 में से आता तो हम उसको लोगों को घरों में नहीं रखते ना। पॉइंट समझे? यस सर। हाँ ऐसे आपको यही प्रॉब्लम होता है। देखिए रियल एग्जाम में क्या होता है ना, है क्वेश्चन इंग्लिश में ही, लेकिन इतना उसको कॉम्प्लेक्स तरीके से पूछा गया है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए एग्जाम हॉल में शांत रहकर क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। आपका पहला सवाल किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ये होना चाहिए कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, पूछ क्या रहा है आखिर। हम डिमांड को नहीं समझकर आंसर तक कूदने की कोशिश करते हैं, वहां पे प्रॉब्लम होता है। ठीक है, चलिए आगे अगला देखिए। आई थिंक आप मेरा पॉइंट समझ गए मोहम्मद राशिद? यस सर, आई गॉट इट। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अगले हैं मुबशरा तबस्सुम। सर इसकी करेक्ट आंसर कौन सी, 1 to 5 या 3 4 5? बहुत आप 3 कंफ्यूजन हो गई सुनने में। 1 to 4 है आंसर इसका। आपने 3 एलिमिनेट किया ना। आओ वापस से एक बार क्वेश्चन देखो। यस सर। सब लोग एक बार फिर से क्वेश्चन देखिए। हमने किसको एलिमिनेट किया? हमने 3rd नंबर को एलिमिनेट किया, माइक्रोवेव स्टव्स विद इन होम। हमने इसको एलिमिनेट किया क्योंकि इसमें से ये पोल्यूटेंट नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये लोगों के घरों में रहता है, तो हम उसको लॉजिकली अलाउ नहीं कर सकते। तो अगर आप 3 निकाल देंगे, आपके पास आंसर क्या बचेगा नीचे? ओके सर, बी आपका आंसर बचेगा। 1 to 4 आपका आंसर बचेगा, क्योंकि बाकी तीनों ऑप्शन में 3 दिया हुआ है ना। यस सर, यस। ओके ओके, थैंक यू सर। चलिए नेक्स्ट, और किसका डाउट है? तो तबस्सुम का डाउट हो गया। आई थिंक बाकी और किसी का डाउट नहीं है ना। एवरीवन क्लोज्ड? परफेक्ट परफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। तो ये पैटर्न मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि हमने जितने पैटर्न सीखे उसमें सबसे मुश्किल रहेगा, लेकिन सबसे फायदेमंद भी रहेगा, क्योंकि ओवर द इयर्स नंबर ऑफ क्वेश्चन इस पैटर्न से बढ़ रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला पैटर्न देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए। इसमें पैटर्न तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। कई बार खासकर एनवायरमेंट से ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो आप कहीं बुक में से पढ़ के नहीं जाएंगे। कोई सोच के नहीं जाता कि वहां जाके ऐसा सवाल आ जाएगा एग्जाम हॉल में। और ये आंसर उसी का सॉल्व होगा जो थोड़ा बहुत अपने आप को अवेयर रखता हो आसपास की चीजों से, जो थोड़ा बचपन में एनिमल प्लेनेट देखता होगा या कहीं मूवी वगैरह में देखा होगा कि ये सारे जानवर क्या होते हैं, कैसे होते हैं। इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए एक बार। 26 को। क्वेश्चन हुआ था। कोशिश कीजिए। टेक्निक सेम लगाइए। कीवर्ड क्या है? कीवर्ड है फिल्टर फीडर। फिल्टर करने का क्या मतलब होता है? फिल्टर का क्या मतलब है? फिल्टर फीडर मतलब वो ऐसा है, वो जो भी ऑर्गेनिज्म है वो ऐसा है जो भी वो खाता है वो डायरेक्ट नहीं खाता है। वो क्या करता है, वो पानी को या हवा को अंदर लेगा, जो कुछ खाने का आइटम है उसको ले लेगा, वापस से पानी वगैरह को छोड़ देगा। अब उस लॉजिक से सोचिए क्या हो सकता है आंसर इसका। ऑप्शन सी ऑयस्टर इसका आंसर रहेगा। अब इसमें गड़बड़ कौन करेगा? गड़बड़ वो करेगा जो फिल्टर का मतलब ही नहीं समझा, जबकि वहां पे लिखा हुआ है। तो क्या होता है, लोग रियल एग्जाम में अपने नोट्स को याद करना ज्यादा शुरू कर देते हैं, जब हालांकि आपको एग्जाम में क्या करना है, अपने दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करना है। कैटफिश नहीं हो सकता, मछली है, डायरेक्ट जानवर खाती है। ये कैसे पता ऑक्टोपस के बारे में अगर थोड़ा डी वाला जो उसके लिए थोड़ा अवेयरनेस होना तो पड़ेगा, क्योंकि confuse है। ऑक्टोपस एक बहुत मशहूर जानवर है। ऑक्टोपस बकायदा शिकार करके खाता है, उसके पास एक मुंह होता है नीचे। अगर आपने ऑक्टोपस पता है क्या होता है? सर बी नहीं, मैं डी कह रहा हूँ, डी फॉर डॉग वाला। यस सर, पता नहीं। डी पेलिकन के बारे में अगर नहीं पता तो वही है, फिर वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड। पेलिकन एक पूरी बर्ड होती है, उसका प्रॉपर बीक होता है। फिश।
कैटफिश हो गई आपकी। तो ऑप्शन 26, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं एग्जाम हॉल में। देखिए एक और ऐसा क्वेश्चन है, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए। हमें हमें बस इतना पता होगा कि डिट्रीवोरस एनिमल्स क्या होते हैं। क्या होते हैं डिट्रीवोरस एनिमल्स? सर जो मरे हुए जीव पे अपना खाना खाते हैं, जो मरे हुए जीव को खाते हैं। अब हमें लिस्ट पता नहीं होती कि कौन कौन डेट्रीवोरस है, लेकिन अगर आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे आंसर आपको मिल जाएगा। इसका आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए। इस आंसर के लिए दो चीजें चाहिए होगी। एक, आपकी सामाजिक ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए कि आपने थोड़ा बहुत देखा हुआ है कि कौन सा जानवर है, क्या है, थोड़ा आपके पास क्यूरियोसिटी होनी चाहिए आपकी लाइफ में। उस बेसिस पे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए उस क्वेश्चन को। बी लग रहा है आपको? बी फॉर बॉल। एक काम कीजिए, पहले एबीसीडी में मत जाइए, पहले ऊपर के जो 5 दिए हुए 1 2 3 4 5 उसमें देखने की कोशिश कीजिए कि ऐसा कौन सा है इसमें से जो मरा गला तो नहीं खाता होगा। सर सी आंसर है क्या इसका? सर सी आंसर इसका 1 3 आंसर 5 मत बताओ, आंसर मत बताओ, मुझे ये बताओ कि इनमें से कौन सा डेट्रीवोर नहीं हो सकता। हॉर्स देगी वुडलाइस दीमक होती है। अर्थवॉर्म। सर फोर्थ जो है वो डेट्रीवोर नहीं है। हाँ, जो सी हॉर्स है वो डेट्रीवोर नहीं है। इसी तरह अगर आपने थोड़ा बहुत नेशनल ज्योग्राफिक देखा है, जो जेलीफिश है वो भी डेट्रीवोर नहीं होती है। जेलीफिश पता है क्या होती है आप लोगों को? यस सर। जो एकदम जेली की तरह दिखती है, वो कहाँ रहती है? वो पानी के ऊपर के इलाके में रहती है, एकदम नीचे की तरफ रहती है। ऊपर नीचे नीचे रहती है? पक्का? गलत जवाब, गलत जवाब। थोड़ा आप लोगों को क्यूरियोसिटी, देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो ठीक है, अभी तो नहीं, जामिया आरसी के लिए आप इतने कम टाइम में ये सब नहीं कर सकते, बट ओवर द टाइम जब आप तैयारी करेंगे, क्योंकि कई बार न्यूज़पेपर में आ जाता है या फिर कभी कहीं मूवी में दिख जाता है, आपको पता होना चाहिए कि ये ऑर्गेनिज्म कहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा 1 3 एंड 5। क्यों? क्योंकि सी हॉर्स जो है वो पूरा एक बाकायदा जानवर है, वो चीजों को खाता है, वो ऐसे मरे गले चीजों को नहीं खाता है। इसी तरह जेलीफिश भी एक पूरा एनिमल है जो अपर वाटर्स में रहता है, और अपर वाटर में आपको मरी गली चीजें नहीं मिलती है, वो लोअर वाटर्स में मिलती है ऐसे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम हॉल में मिलेंगे आपको जब आप यूपीएससी देने जाएंगे। अगला क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग, और यहाँ पे अगेन आपकी रीडिंग स्किल्स का एक बड़ा टेस्ट होगा कि कितने ध्यान से आप क्वेश्चन को पढ़ पाते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये क्वेश्चन है, लेंथी सा क्वेश्चन है। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 51 की, लेकिन इस क्वेश्चन का एक बात तो पक्की है, इस क्वेश्चन के बारे में इतना डिटेल में कोई भी पढ़ के एग्जाम हॉल में नहीं जाता, क्योंकि क्वेश्चन है पर्माकल्चर और कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग के बारे में। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर वहीं पे छुपा हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर इसी स्टेटमेंट्स में छुपा हुआ है। तो मैं चाहूंगा आप लोग शांति से चारों ऑप्शंस को पढ़िए, चारों जो स्टेटमेंट दिया है उसको पढ़िए, और देखने की कोशिश कीजिए कौन से स्टेटमेंट में बड़ी अजीब सी बात बोली जा रही है या इलॉजिकल बात, कॉमन सेंस के खिलाफ बात बोली जा रही है। ट्राई टू फाइंड इट, टेक योर टाइम, आराम से कीजिए। क्वेश्चन नंबर 51। थ्री या फोर में से कोई एक, 3 या 4 में से कोई एक गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, गुड ऑब्जर्वेशन, देखते रहिए और शरीफ से देखिए। 3 and 4, ओके। सर 4। 4 खराब लग रहा है? क्या खराब लग रहा है 4 में? जो लोग 4 बता रहे हैं, 4 में क्या गड़बड़ लग रहा है? सर 4 सही होगा। 1 2 3 नॉट नेसेसरी जूली। ठीक है, हाँ सर 4 के अंदर थोड़ा वो सेंटेंस भी अलग लग रहा है, बाकी तीनों एकदम मिलता जुलता लग रहा है। ऐसे हमारी नॉलेज से ऐसा लग रहा है सर कि हमको ऐसा लग रहा है कि 4 नहीं, होगा नहीं। शायद। नॉलेज पे तो मत ही खेलिए, क्योंकि ये क्वेश्चन नॉलेज पे कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत डेप्थ वाला क्वेश्चन, आपको इसको लैंग्वेज पे करना पड़ेगा। आप देखिए कहाँ पे लैंग्वेज थोड़ी अजीब सी लग रही है।
पढ़ने में कौन से स्टेटमेंट में ऐसा लग रहा है कि अजीब सी बात कही गई है, कॉमन सेंस के साथ सोचिए। सर और जो इसमें लोग जो 4 ऑप्शन बता रहे नंबर हैं मुझे 3 है ना ऑप्शन नंबर 3, हाँ बताइए। सर इसमें सर जो जो ऑप्शन 4 नंबर में 3 है ना उसमें जो सर मैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हूँ तो हिंदी में बोल सकती हूँ जो ऑप्शन बोलिए, बिल्कुल बोलिए, मैं भी तो मैंने क्वेश्चन ओपन करके रखा है। तो सर जो इसमें जी बोल रहे हैं ना पारंपरिक रासायनिक कृषि के बारे में, तो वो अर्थशास्त्र क्षेत्र में वो उसको किया ही नहीं जा सकता है क्योंकि सर उसमें एग्जैक्टली, और बिल्कुल बहुत सर, अच्छे, इसलिए बहुत अच्छे। यहाँ पे पहला ही पार्ट गलत हो देखिए जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 को इन्होंने एलिमिनेट करेंगे। एग्जैक्टली बहुत अच्छे, आपने जो पैटर्न पकड़ा यही पैटर्न पकड़ना है। सब लोग ध्यान से सुनिए, अभी कोई नहीं बोलेगा, मैं समझा रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनिए सब लोग। देखिए आप जब चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन में चैलेंजेस क्या आएंगे रियल एग्जाम में। सबसे पहले टॉपिक एकदम नया है। दूसरा चैलेंज क्या है, क्वेश्चन लेंदी है, हर स्टेटमेंट इतना बड़ा बड़ा है कि ध्यान से पढ़ने में आपको टाइम जाएगा। इसलिए क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए और शांत रहना है। ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दिख जाए तो पैनिक नहीं करना है कि अरे इतना लेंदी क्वेश्चन है, होगा नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है बहुत लेंदी है, उसको छोड़ दो, अगले राउंड में आके कर लेना, ठीक है। जब आपका एक बार पेपर खत्म करके फिर आके आप कर सकते हैं। आप 2-3 मिनट इस क्वेश्चन पे बर्बाद नहीं कर सकते। तो जब आप उसको पढ़ेंगे तो एक शांत मन के साथ आपको पढ़ना है। तो जब आप शांति के साथ पढ़ेंगे, ऑप्शन 3 देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग, मतलब जो आमतौर पे जो फार्मिंग होती है जिसमें केमिकल्स का, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होता है, इट इज इजिली पॉसिबल इन सेमी एरिड रीजियंस। सेमी एरिड रीजियंस क्या होते हैं, जहां पे पानी कम है, जहां पे सूखे इलाके, एरिड होता है जो ड्राई इलाके हैं अपने। क्या ऐसा हो सकता है कि ड्राई इलाकों में फर्टिलाइजर के साथ फार्मिंग बहुत आसानी से हो जाए? लॉजिकल बात है कि लॉजिकल बात है? इलॉजिकल बात है। तो उसको आपको पकड़ना था। और सिर्फ पॉसिबल नहीं बोला है, देखिए बात को बड़ा चढ़ा के बोल रहा है। कैसे बोल रहा है, इजीली पॉसिबल, है कि नहीं? इसीलिए थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो 3 आपने एलिमिनेट कर देना है। फिर आपके पास ऑप्शन बचा 1, 2 एंड 4। तो 4 ऑटोमेटिकली आपका करेक्ट हो गया। 4 के बारे में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि 4 ऑटोमेटिकली आपका सही हो गया। फिर आप देखेंगे क्या 1 और 2 में हमें कुछ इलॉजिकल बात लग रही है। तो 1 और 2 में कोई इलॉजिकल बात नहीं है। अगर आप बेसिक एग्रीकल्चर के बारे में भी जानते हैं तो केमिकल फार्मिंग से सॉइल की सैलिनिटी बढ़ती है, ऐसा होता है, ये फैक्ट है, ठीक है। और ये आप पढ़ेंगे भी, जब आप एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे या अगर आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इकोनॉमिक्स वगैरह में, सॉइल सैलिनिटी इंक्रीजेस, ये जो हम फ्लड इरिगेशन करते हैं उसकी वजह से, फर्टिलाइजर फार्मिंग करते हैं उसकी वजह से। सेम गोस विद द फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन भी बहुत प्रैक्टिकल है कि मोनोकल्चर नहीं होना चाहिए। मोनोकल्चर में क्या होता है, एक ही तरीके के बहुत सारे पेड़ उगाए जाते हैं, इससे सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो खत्म हो जाती है। इसीलिए आंसर इसका क्या रहेगा, 3 एलिमिनेट हो गया, 4 ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गया, 1 और 2 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आंसर क्या मार्क करना चाहिए, बी बॉम्बे इसका आंसर रहेगा। 1, 2 एंड 4 इसका आंसर रहेगा, 1, 2 एंड 4। तो देखिए इसका आंसर क्या है, हम पढ़ के जाते हैं, आंसर वहीं पे छुपा हुआ था, आंसर वहीं पे छुपा हुआ था। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे एग्जाम हॉल में, ऐसे ही क्वेश्चन आज हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूं जहां पे आपको ये बात थोड़ा और समझ में आएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 72। अब यहाँ पे मैं आपको 2-3 पार्ट, अभी क्वेश्चन मत पढ़िए सब लोग, पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये यहाँ पर मैं आपको एक नए थॉट प्रोसेस के साथ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है। हर क्वेश्चन के साथ मैं आपको कुछ ना कुछ नए थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ। थॉट प्रोसेस क्या होता है कि आप क्वेश्चंस को कैसे सोचते हैं, क्वेश्चन की तरफ कैसे बढ़ते हैं, उसको हम बोलते हैं थॉट प्रोसेस। तो अब तक हमने क्या क्या थॉट प्रोसेस सीखे। एक थॉट प्रोसेस मैंने आपको बताया कि आपको कीवर्ड्स को मैच करके देखना है कि आपका कीवर्ड जो है क्वेश्चन का वो फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे R2 वाला क्वेश्चन हमने देखा, रिसेशन वाला क्वेश्चन हमने देखा। एक और थॉट प्रोसेस मैंने आपको क्या दिया, एक और थॉट प्रोसेस ये है कि अगर कोई चीज लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान कर रही है तो हम उसको लोगों की आम जिंदगी में अलाउ नहीं कर सकते। जैसे कि वो वाला क्वेश्चन हमने देखा माइक्रोवेव ओवन के बारे में, ठीक है। यहाँ पर मैं एक और थॉट प्रोसेस आपको बता रहा हूँ और इसके बारे में आप लोग भी कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे कि जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज आती हैं मार्केट में, जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज आती हैं उनको लाने की जरूरत क्या है, वो हमें क्या फायदा देती है। जैसे कि ऑलरेडी हमारे पास पेट्रोल की व्हीकल्स थी, हमने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स लेकर आए, बराबर। क्या फायदा हुआ उनसे, फायदा क्या हुआ, एक तो ठीक है आपका पेट्रोल का कॉस्ट पॉल्यूशन कम हुआ, आपका पोल्यूशन कम होगा,
तो जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी Yes, sir. आती है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, बराबर, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग Yes, sir. प्रोडक्ट से है। दूसरी चीज, जो नया प्रोडक्ट आएगा वो कैसा होना चाहिए, क्या वो पिछले वाले प्रोडक्ट से कम टाइम तक चलेगा तो आप उसको लेंगे, या ज्यादा टाइम तक चलना चाहिए? ज्यादा ज्यादा टाइम time ज्यादा तक टाइम तक जैसे मान लीजिए पहले जो होती थी, जो पहले बैटरीज आती थी उनमें उतना पावर नहीं होता था। अभी ज्यादा बड़ी वाली बैटरीज आ गई जो उतनी प्राइस में मिलती है, तो आप कौन सी प्रेफर करेंगे? आप वही प्रेफर करेंगे जो ज्यादा उसमें चल रहा है। पहले आपके पास Yes, मोबाइल sir. फोन आता था, उसमें छोटा मेमोरी कार्ड होता था। अब आपको उसी दाम में ऐसा मोबाइल फोन मिल रहा है जिसमें ज्यादा मेमोरी है, आप कौन सा प्रेफर करेंगे? इसमें ज्यादा मेमोरी मिल रही है आपको। तो कस्टमर हमेशा क्या चाहेगा, मार्केट में जो नई चीज आएगी उसमें हमेशा क्या होना चाहिए, कोई चीज बेहतर होनी चाहिए, ठीक है, उसमें एक कोई ना कोई एक बेनिफिट होना चाहिए, या तो सस्टेनेबल हो, या तो वो लंबे टाइम तक चले, है ना, या फिर उससे पोल्यूशन कम हो, या फिर उसका दाम ओवर द टाइम कम हो जाए। अच्छा, अब ये तीसरी चीज आप देखिए, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, जैसे कि पेट्रोल व्हीकल्स थे उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आए, तो नई टेक्नोलॉजी का कॉस्ट ज्यादा होता है या कम होता है? कम होता है। कम सोचिए सोचिए। हाँ, देखिए इसको ऐसे सोच के चलिए, इसका माइंड प्रोसेस ये होता है कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है ना, उसका इनिशियल कॉस्ट ज्यादा होता है, मतलब जब वो नई नई मार्केट में आती है तो उसका कॉस्ट ज्यादा होता है, और लेकिन लोग उसको फिर भी खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि लोगों को ये बताया जाता है, और ये सच भी होता है, कि इस प्रोडक्ट की मदद से लॉन्ग टर्म में आपका फायदा होगा, लॉन्ग टर्म में आपके पैसे बचेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ऑलरेडी पेट्रोल की व्हीकल्स चल रही थी, पेट्रोल की व्हीकल आपको आ जाती है 50,000 60,000 में आपको आ जाती है। आपको बोला जा रहा है कि आप 1 लाख की 1.5 लाख की इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदिए, इलेक्ट्रिक बाइक खरीदी जो 80,000 90,000 से स्टार्ट होती है, 1.5 लाख तक भी जाती है। तो लोग फिर भी महंगी वाली इलेक्ट्रिक बाइक खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं? इनिशियल कॉस्ट उसका ज्यादा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में लोगों का पैसा बचेगा पेट्रोल के माध्यम से, है कि नहीं? आप लॉजिक समझ रहे हैं इस बात का? जी सर। कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, इनिशियल कॉस्ट उसका महंगा होता है, लेकिन फिर भी लोग उसको खरीदते हैं, उसको प्रमोट किया जाता है। क्यों? क्योंकि इन द लॉन्ग टर्म वो लोगों का फायदा कराएगी, ठीक है। तो जब भी साइंस एंड टेक के कोई क्वेश्चन आता है जिसमें नई टेक्नोलॉजी की बात होती है, तो आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देखता हूँ। एक होता है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एक होता है एचसीएनजी, हाइड्रोजन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एचसीएनजी नई टेक्नोलॉजी है। तो अगर आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, अगर मैं आपको बोलूं कि सीएनजी पुराना है और एचसीएनजी नया है, कौन सा ज्यादा महंगा होना चाहिए इनिशियली? सर कौन सा ज्यादा महंगा होना चाहिए? एचसीएनजी ज्यादा महंगा होना चाहिए। लेकिन इन द लॉन्ग टर्म लोगों के गाड़ी के लिए, उनके सस्टेनेबिलिटी के लिए ज्यादा फायदेमंद कौन सा रहेगा? Yes, sir. एचसीएनजी रहेगा, ठीक है। तो अब ये एक नया थॉट प्रोसेस है जो हमने डेवलप किया। थॉट प्रोसेस क्या है कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, नंबर एक, उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, उसको ज्यादा एफिशिएंट होना पड़ेगा, ज्यादा टाइम तक चलना पड़ेगा, या ऐसा कुछ फायदा उसको देना पड़ेगा। दूसरा, उसका इनिशियल कॉस्ट ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इनिशियल में कोई भी कंपनी चाहेगी कि उनका जो रिसर्च का कॉस्ट है, आर&डी का जो कॉस्ट है, वो रिकवर हो जाए, ठीक है। तो इनिशियल कॉस्ट उन प्रोडक्ट्स का ज्यादा होता है, एक्वायरिंग कॉस्ट ज्यादा होता है, लेकिन आगे चल के लॉन्ग टर्म में लोगों को वो फायदा देती है, इसलिए लोग उसको खरीदते हैं। तो ये दो बातें आई होप आपको समझ में आ गई होगी। साइंस एंड टेक में जब ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, ये जितने भी एग्जांपल्स मैंने आपको दिए, सीएनजी है, सीएनजी वाला है ना, और दूसरा एग्जांपल जो मैंने आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का दिया, इन सब पे पीवाईक्यूज आ चुके हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन है जो 2021 में भी आया था। अब मैं वो क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। जो ये दो लॉजिक हमने बात की है उसको यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। रेडी एवरीवन? किसी का कोई डाउट है इसमें? ये आइडिया, ये रैशनल सबको समझ में आ गया? सर जी पूछिए। सर कॉस्ट हमेशा ज्यादा ही होगी क्या? क्योंकि बहुत सारी जब मेथड जब हेलो जी हाँ बताइए सोहेल, सर बताइए मैं क्या बोल डाउट रहा है था कि आपका? अगर कॉस्ट हमेशा कम ही ज्यादा ही होगी क्या? इनिशियल कॉस्ट ज्यादा होती है। यहाँ हम टेक्नोलॉजीज के नहीं, क्योंकि पर्सपेक्टिव सर में आप बात कभी कर रहे हैं। कभी कोई गवर्नमेंट, वो तो सब्सिडी है गवर्नमेंट की। अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है तो ठीक है, वैसे आपका कॉस्ट कम हो जाएगा, वो हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हम प्योरली टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। और टेक्नोलॉजी क्या होती है? जिसपे रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया गया। तो जब भी आर&डी के बाद कोई नया प्रोडक्ट डेवलप किया जाता है, उसमें फिर कॉस्ट बढ़ जाएगा आपका, इनिशियल कॉस्ट। चलिए, अब सब लोग अगर ये लॉजिक समझ गए हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था। जी पूछिए जल्दी से, बाकी लोग क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 72 आपको पढ़ना है। हाँ सुहेल बताइए।
सर जैसा आपने अभी कहा कि कोई भी चीज है जो नई लॉन्च होती है उसका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का होता है कॉस्ट वो उसमें कवर करना चाहती है। बट सर जो जियो का सिम भी आया था वो भी सर एक तरीके से नया ही नया आया था, इतना वो तो सारी चीजें फ्री में दे रहा था, तो बहुत सारे उसके कस्टमर बने, जब उसके अच्छा खासा जब कस्टमर बन गया फिर जाके आप उन्होंने यहाँ अपना वो कंफ्यूज हो रिचार्ज रहे बढ़ा दिया। हैं, आप टेक्नोलॉजी और सर्विस में कंफ्यूज हो रहे हैं। जो जियो इनिशियली प्रोवाइड कर रहा था, क्या कोई नहीं प्रोवाइड कर रहा था? सर फॉर एग्जांपल जियो, लेकिन बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो करते हैं ये सारी चीजें, शुरू में अपना जो प्रोडक्ट्स है वो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ऐसे समझिए, जियो, एयरटेल, ये सब ये टेक्नोलॉजीज हैं या कंपनीज हैं? सर कंपनी कंपनीज। अब 4G 3G 5G ये क्या है? ये कंपनीज है या टेक्नोलॉजी है? टेक्नोलॉजीज है, समझ रहे हैं? तो कंपनी अलग अलग पॉलिसीज ला सकती है, सर्विस उनकी अलग अलग बदल सकती है। हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं ऐसे। तो एक बार ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आपको आइडिया मिलेगा। 72, सब लोग 72 पे ध्यान दीजिए। विथ रेफरेंस टू स्ट्रीट लाइटिंग, एक बार सब लोग शांत हो जाइए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। विथ रेफरेंस टू स्ट्रीट लाइटनिंग, हाउ डू सोडियम लैंप्स डिफर फ्रॉम एलईडी लैंप्स? अब पहले सब लोग मेरे सवाल का जवाब देंगे। ज्यादा नई टेक्नोलॉजी कौन सी है, सोडियम लैंप या एलईडी लैंप? एलईडी लैंप सर। सोडियम लैंप। सोडियम ज्यादा नहीं है, कौन बोल रहा है? आजकल आपके घरों वगैरह में आमतौर पे कौन सी है जो ज्यादा लाइट यूज की जाती है? एलईडी ज्यादा कॉमन और नई टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अब उस बेसिस पे ध्यान देने की कोशिश कीजिए और ऑप्शंस को पढ़िए। अब स्टेटमेंट नंबर 2 को देखिए। स्टेटमेंट 2 में बोल रहा है कि सोडियम लैंप जो पुरानी टेक्नोलॉजी है, दे हैव ए लॉन्गर लाइफ स्पैन देन एलईडी लैंप, जो नई टेक्नोलॉजी है। तो बोल रहा है जो पुरानी टेक्नोलॉजी है सोडियम लैंप्स की, उनकी लाइफ स्पैन नई टेक्नोलॉजी वाले एलईडी लैंप से ज्यादा होगी। तो क्या लोग एलईडी लैंप खरीदेंगे? नहीं सर। नहीं खरीदेंगे। और क्या लोग एलईडी खरीद रहे हैं? जी खरीद रहे हैं। जब एलईडी की मार्केटिंग होती है, हम अपने घरों में जब एलईडीज लगाते हैं तो किस बेसिस पे हम लगाते हैं? हम यही सोच के लगाते हैं कि ये लंबा चलेंगी। और अगर आप एक चीज का ध्यान देंगे, सोडियम लैंप सस्ती होती है, एलईडी लैंप खरीदने में महंगी होती है, लेकिन फिर भी लोग उसको खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बार बार खराब नहीं होगी, वो लंबे वक्त तक चलेगी, इसीलिए। ठीक है, तो ऑप्शन 2 को आप एलिमिनेट कीजिए, आपके पास क्या बचेगा? ऑप्शन 2 क्यों एलिमिनेट हुआ, सब लोग समझ गए? किसी का कोई डाउट है इसमें? ऑप्शन 2 क्यों एलिमिनेट हुआ? क्योंकि वहां पे बताया जा रहा है कि एक नई टेक्नोलॉजी आई है, लेकिन पुरानी टेक्नोलॉजी उससे लंबी चल रही थी, तो फिर नई टेक्नोलॉजी की जरूरत ही क्या थी? लोग क्यों खरीदेंगे उसको? कोई नहीं खरीदेगा, इसलिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता। तो 2 हमने निकाल दिया, 3 ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गया। अब 1 के ऊपर आपको सोचना है। 1 में देखिए, 1 में बोल रहा है सोडियम लैंप्स प्रोड्यूस लाइट इन 360 डिग्री बट इट इज नॉट सो इन द केस ऑफ एलईडी लैंप्स। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत नॉलेज अपने को, कॉमन ऑब्जर्वेशन अपने को चाहिए होगा, तो बेसिक एलईडी लैंप का अवेयरनेस यहाँ होना चाहिए। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि यहाँ पर सेकंड एलिमिनेट करने के बाद आप 50-50 तक आ जाएंगे, और आंसर इसका है सी 1 एंड 3। आंसर इसका है सी 1 एंड 3। जो फर्स्ट वाला है उसके लिए थोड़ा आपको ऑब्जर्वेशन चाहिए होगा। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि अगर आपने पुरानी लाइट्स देखी हुई हैं, जब रोड्स वगैरह पे स्ट्रीट लाइट लगाई जाती थी, तो लाइट ऐसे चारों तरफ फैलती थी, अगर आपने ध्यान दिया होगा। जो लाइट होती है वो ऐसे चारों तरफ फैलती है, लेकिन एलईडी का ऐसा नहीं होता है। एलईडी अगर आप ऊपर लगाएंगे तो स्ट्रेट गिरती है। इसलिए हम जब अपने घरों में एलईडी लाइट्स लगाते हैं, हम क्या करते हैं, हम छोटे छोटे सर्कल्स 6-7 लाइट हम लगा देते हैं लाइन से, जिससे, क्योंकि वो लाइट जो है वो एकदम स्ट्रेट एंगल में गिरती है। तो ये थोड़ा ऑब्जर्वेशन, थोड़ा नॉलेज इसमें लगेगा, लेकिन वो जो पैटर्न में बात कर रहा था साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस वाला, वो सेकंड स्टेटमेंट में लगेगा, जिससे 2 एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसका आंसर है सी 1 एंड 3। एक्सक्यूज मी सर। जी, अब आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, पूछिए। सर इसमें हम ऐसे भी ले सकते थे, जो फर्स्ट वाला था 360 डिग्री में सोडियम लाइट, मतलब अपने लाइट को देखते हैं, तो सर इसमें ये भी हम ले सकते हैं सोडियम जो है वो मतलब ज्यादा लाइट फेंकते हैं एज कम्पेयर टू एलईडी, तो सर हम उसको एलिमिनेट कर सकते थे। वो ब्राइटनेस की बात नहीं कर रहा है, वहां पे एंगल की बात कर रहा है। अगर वो ब्राइटनेस की बात कर रहा होता फिर मैं आपकी बात मान जाता कि अगर हम कोई नई लाइट खरीदेंगे, जाहिर सी बात है लोग चाहेंगे कि उसमें ब्राइटनेस ज्यादा हो। और आप इसको अगर इसी पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, ऐसे सोचिए कि जो लाइट ज्यादा डिग्री में स्प्रेड हो रही है उसकी ज्यादा स्कैटरिंग होगी, तो ब्राइटनेस ज्यादा होगी या कम होगी? जैसे सोडियम लाइट जो है वो 360 डिग्री जा रही है,
तो स्कैटरिंग ज्यादा हुआ, तो ब्राइटनेस ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा ही होगी कम हो सर जाएगी। कम होगी सर। एलईडी, हाँ एलईडी क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड आ रहा है, एक एंगल में आ रहा है, इसलिए उसकी ब्राइटनेस ज्यादा होती है, इसलिए लोग उसको प्रेफर भी करते हैं। यस सर। ठीक है, समझ गए पॉइंट? जी यस सर। सर। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे एग्जाम हॉल में। अब मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, ये टॉपिक कोई पढ़ के नहीं जाता। आप में से जितने भी लोगों ने कोचिंग की है, क्या ये कहीं पढ़ाया गया आपको एलईडी लैम्प क्या होती है, सोडियम लैम्प क्या होती है? नो नो सर। सर। कहीं नहीं पढ़ाया जाता। क्यों नहीं पढ़ाया जाता? क्योंकि किसी को नहीं पता कि यूपीएससी इस पे सवाल पूछेगा। तो लेकिन यूपीएससी क्यों पूछ रहा है? क्योंकि यूपीएससी चाह रहा है कि वहां बैठकर हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, हम ऐसे बंदे ना हो जो सिर्फ किताबें पढ़ के आ गए और वहां पे टकाटक आंसर मार देंगे। ये स्टेट पीसीएस में हो सकता है। स्टेट पीसीएस में आपको फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, जामिया के एंट्रेंस में भी आपको अच्छे खासे फैक्चुअल क्वेश्चन ही आएंगे, क्योंकि जामिया थोड़ा पेपर अपना मॉडरेट रखना चाहता है। और फैक्ट ऑफ द मैटर इज यूपीएससी जैसा पेपर अक्सर बहुत सारे इंस्टीट्यूट नहीं बना पाते, क्योंकि यूपीएससी इज द हाईएस्ट रिक्रूटिंग बॉडी। उनके पास बेहतरीन रिसोर्सेस अवेलेबल है, बेहतरीन लोग अवेलेबल हैं जो सिर्फ अपना क्या बोलते हैं लोगों की नॉलेज नहीं, उनका कैरेक्टर भी टेस्ट करते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी टेस्ट करते हैं, कॉमन सेंस भी टेस्ट करते हैं, आप एग्जाम हॉल में कितने शांत रहते हैं, काम रहते हैं, वो भी टेस्ट करते हैं। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और ऐसे क्वेश्चन के लिए करना क्या पड़ेगा? पीवाईक्यूज की ढेर सारी प्रैक्टिस। पीवाईक्यूज की ढेर सारी प्रैक्टिस। आप लोग अगर इस साल प्रीलिम्स दे रहे हैं, अगले साल प्रीलिम्स दे रहे हैं, डजंट मैटर, आप जिस साल भी प्रीलिम्स देंगे, एग्जाम के पहले पीवाईक्यूज की हेवी प्रैक्टिस कीजिए। खासकर जो लोग 2026 में एग्जाम दे रहे हैं, इस साल में एग्जाम दे रहे हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ से आप लोग कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का पेपर वगैरह सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि एग्जाम के लिए हार्डली 15 डेज बचे हुए हैं। आपको सारा ध्यान अपना लगाना है पीवाईक्यूज को सॉल्व करने में। एटलीस्ट अगर आपने पहले बिल्कुल भी नहीं किया है तो एटलीस्ट ये जो मैं टेक्निक्स आपको बता रहा हूँ इनको कर लीजिए, और पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज आप सॉल्व कर लीजिए, वो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा बजाय किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का टेस्ट देने के। ठीक है, तो चलिए ये थे क्वेश्चन हम 2021 में देख रहे हैं। आई होप ये पैटर्न आपको समझ में आ रहा है। ये पैटर्न मुश्किल है, आई कंप्लीटली अग्री विथ यू, ये पैटर्न मुश्किल है और ये कोई सिंगल पैटर्न नहीं है, बहुत सारे पैटर्न्स इसमें आते हैं इसीलिए। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन बताता हूं जिसमें लोग अपने दिमाग के इस्तेमाल से कैसे रियल एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कौन सा बताऊं आपको मैं? चलिए ये वाला दिखाता हूँ। एक और क्वेश्चन है जो मैं आपको दिखा सकता हूँ उसके लिए। अच्छा एक बात बताइए, आप में से कितने लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा हुआ है? थम्स अप दीजिए, थम्स अप। कितने लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री, ट्राइबल मूवमेंट्स पढ़े हुए हैं? ट्राइबल मूवमेंट्स बिफोर ब्रिटिश, 1857 के पहले जो ट्राइबल मूवमेंट्स हुए थे वो कितने लोगों ने पढ़े हुए हैं? चलिए अच्छे खासे लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो ये भी एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से नहीं है, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री की नॉलेज आपको अगर सही तरीके से अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे काम आएगी। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 को देखिए ध्यान से। विथ रेफरेंस टू इंडिया द टर्म्स हल्बी, हो एंड कुई। अब एग्जाम हॉल में किसी को नहीं पता था, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज का अच्छे से इस्तेमाल करके इसके आंसर को मार्क कर दिया। तो जो लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा हुआ है या जिन्होंने पढ़ा हुआ है ट्राइबल रिवोल्ट्स के बारे में, आपने एक हो एंड मुंडा रेबेलियन के बारे में सुना हुआ है? जी सर। हो एंड मुंडा रेबेलियन याद है आप लोगों को? कितने लोगों ने सुना हुआ है इसके बारे में, हो एंड मुंडा रेबेलियन? थम्स अप कीजिए जितने भी लोगों ने अपना क्या बोलते हैं बेसिक स्पेक्ट्रम पढ़ा हुआ है, आपने हो एंड मुंडा रेबेलियन के बारे में सुना होगा। अब आप ऊपर के ऑप्शंस देखिए, क्या वहां पर हो लिखा हुआ है? जी सर। हाँ, तो हो एक ट्राइबल ग्रुप है, तो ट्राइबल ग्रुप है तो आंसर क्या हो सकता है इन चार में से? सर ट्राइबल लैंग्वेज। ट्राइबल लैंग्वेज इसका आंसर रहेगा। देखिए प्रॉब्लम क्या है, जो लोग ये सोचेंगे इस क्वेश्चन को देख करके ये मेरे बुक में है कि नहीं, उसको याद ही नहीं आएगा। उसको ये देखना है कि मुझे क्या पता है इन चीज 3 टर्म्स के बारे में, कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करना है। इसमें 3 कीवर्ड है, हल्बी एक कीवर्ड है, हो एक कीवर्ड है, कुई एक कीवर्ड है। हल्बी हो सकता है आपने नहीं सुना हो, कुई आपने नहीं सुना हो, लेकिन हो ऐसा टर्म है जो स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है, हर किसी को पढ़ के जाना है, वो आपके स्टैटिक का हिस्सा है। तो वहां से आप इस आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलिए अब मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाऊंगा जहां पे आपका कॉमन सेंस टेस्ट होगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। तो देखिए क्वेश्चन है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, कोई पढ़ के जाता है ये? नहीं सर। लेकिन आंसर यहीं पे छुपा हुआ है, अगर आप उसको ध्यान से पढ़कर पैटर्न आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है,
तो क्वेश्चन बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड विच वाज स्टार्टेड इन 2000। ओके, वन बाय वन ऑप्शंस को पढ़िए। पहला ऑप्शन बोल रहा है, अच्छा एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए और आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए, और जो भी आंसर बताएगा मुझे सिर्फ आंसर नहीं चाहिए, मुझे आप ये चाहिए कि आपने सोचा क्या, आपने किस बेसिस पे उसको सॉल्व किया। हिंट मैं आपको ये दे रहा हूं कि आपको हर ऑप्शन को एक दूसरे के साथ लिंक करके देखना है। जैसे मैंने आपको पहले कहा था ना, कीवर्ड आइडेंटिफाई करके आप स्टेटमेंट के साथ कीवर्ड को लिंक करेंगे। जैसे हमने R2 देखा और हमने देखा कहां पे 2 बार R का नेमोनिक खोल के दिखाया जा रहा है, इसी तरह यहां पर आप क्या करेंगे, ऑप्शंस के बीच में लिंक करने की कोशिश कीजिए, आपको कहीं पर एक मिसमैच दिखेगा। सर फार्मूला 1 और रॉजर 1 और फेडरर। 2 में, ओके, अब 1 और 2 में मे बी एक गोल्फर है Sir, और एक सेकंड option two, sir. सर द अवार्ड जिन्होंने- वाज रिसीव्ड मोस्टली बाय फॉर्मर जिन्होंने अभी फार्मूला 1 और रॉजर फेडरर कहा, मैं चाहूंगा कि आप एलेबरेट करें, क्या माइंडसेट आपका चल रहा है उस पर। सर ये के सर वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड है, तो सर एक ही को थोड़ी मिल सकेगा सर, एक ही फार्मूला पे उसको एक प्लेयर को सिर्फ दिया जाएगा सर। कहाँ, क्या लॉजिक क्या लगा रहा है आप, लॉजिक बताइए मुझे। सर मैं ये लगा पा रहा हूँ कि जो लेरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड है सर, तो इसमें ठीक सर है। ये तो वर्ल्ड स्पोर्ट है ना सर, तो विश के बारे में हाँ। कह रहा था, इसमें तो सर फार्मूला 1 प्लेयर को सिर्फ ऐसे थोड़ी कि उसी को सिर्फ दिया जाएगा अवार्ड, उसको रिसीव ओनली थोड़ी बोला है उसने, मोस्टली बोला है, अच्छा सर। मोस्टली बोला है, ओनली नहीं बोला है ना। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। सर ये लॉजिक हो सकता है कि शायद 1 रॉजर और 2 में टेनिस ये प्लेयर है। बताइए शिवांगी, बताइए क्या लॉजिक है, बताइए। लॉजिक ये है कि फार्मूला 1 जो है वो रिलेटेड है कार रेसिंग से, और रॉजर फेडरर इज अ टेनिस प्लेयर। वेरी गुड, वेरी गुड, दिस इज द ऑब्जर्वेशन आई वांटेड। सब लोग ध्यान दीजिए, शिवांगी ने इसका जो ऑब्जर्वेशन है वो बिल्कुल ठीक पकड़ा है। एक क्वेश्चन ये बोल रहा है, ऊपर आपने पढ़ लिया कि कोई अवार्ड है जो 2000 से दिया जा रहा है। अब आप ऑप्शन 2 एंड 3 को देखिए। ऑप्शन 2 में बोल रहा है that the award was received mostly by Formula 1 players so far, मतलब सबसे ज्यादा बार ये अवार्ड किसको मिला है, Formula 1 प्लेयर्स को मिला है, ऐसा ये स्टेटमेंट बोल रहा है। Formula 1 क्या होता है, ये कार रेसिंग है। लेकिन अगले ही ऑप्शन में बोल रहा है कि रॉजर फेडरर रिसीव्ड दिस अवार्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कंपेयर्ड टू अदर। रॉजर फेडरर कौन सा स्पोर्ट खेलते हैं? सर फार्मूला 1। रॉजर 1 फार्मूला कहाँ चलाते हैं? टेबल टेनिस। फिर आपको आपके जनरल नॉलेज पे काम करने की जरूरत है। नो सर, नो आप सर, ऐसे- रॉजर सर हेलो सर, रॉजर फेडरर जो है हाँ। वो टेनिस खेलते हैं, टेनिस। हाँ, वेरी गुड। फिर तो वही बात हो जाएगी कि सचिन तेंदुलकर बैडमिंटन खेलते हैं, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ नो पे सर, अभी एक न्यूज आई थी जिसमें ये था कि विराट कोहली और ये रॉजर फेडरर जो है जो ऐड करते हैं उस पे ये न्यूज आया था। वो नहीं लगाना है ना यहाँ, वही तो सब मैं मैटर नहीं है, सर, क्वेश्चन वहां के से हिसाब पता से लगा। बोल। चलो, तो रॉजर फेडरर कौन सा स्पोर्ट खेलते हैं? रॉजर फेडरर टेनिस प्लेयर है। अब अगर आप सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन को देखेंगे, क्या एक मिसमैच दिख रहा है आपको कि 2 में बोला जा रहा है सबसे ज्यादा बार फार्मूला 1 प्लेयर्स को बोला है। हाँ, कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो एक बात तो पक्का हो गई कि 2 एंड 3 साथ में नहीं हो सकता, बराबर। तो दो ऑप्शन है जहां पे 2 एंड 3 क्यों साथ में नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है। 2 में बोल रहा है सबसे ज्यादा बार फार्मूला 1 प्लेयर्स को मिला है, फिर अगले 3 में बोल रहा है कि सबसे ज्यादा बार टेनिस के प्लेयर को मिला हुआ है, तो दोनों साथ में नहीं हो सकते। तो 2 एंड 3 आप जिस भी ऑप्शन में उसको एलिमिनेट कर दीजिए। कौन से 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे? बी आपका एलिमिनेट हो जाएगा और डी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास बचा 1 एंड 2, 1 एंड 3। अब लॉजिकली सोचिए कि अब हमें देखना, अब 1 ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गया, अब हमें बस ये देखना है कि 2 ज्यादा सही हो, 2 सही हो सकता है या 3 सही हो सकता है। आप मुझे प्रैक्टिकली अपने कॉमन सेंस से बताइए, ज्यादा फेमस स्पोर्ट कौन सा है, फार्मूला 1 या टेनिस? टेनिस ज्यादा व्यूअरशिप या ज्यादा जो आप देखते हैं परफॉर्मेंस किस स्पोर्ट में देखने को मिलता है अपने? टेनिस। टेनिस होता है। तो अगर मैं एग्जाम हॉल में बैठकर सोचना चाहूं कि किसको ज्यादा मिला होगा, क्या मैं 3 की तरफ ज्यादा लीन करूंगा या 2 की तरफ? सर 3 की तरफ। 3 की तरफ, और वही उसका आंसर है, 1 एंड 3 इसका आंसर है। तो देखिए, ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम हॉल में पढ़ के आप नहीं जाएंगे, या अब तो ये पूछ लिया, कल को कोई दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इसका आंसर आप पहले से तैयारी करके नहीं जा सकते। ये एग्जाम हॉल में बैठ के ही आपको ढूंढना पड़ेगा। क्यों ढूंढना पड़ेगा? क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप वो रिस्क नहीं लेंगे, अगर आप एग्जाम हॉल में अपना माइंड इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपके सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं होंगे और फिर आप कट ऑफ के करीब नहीं जा सकते।
क्योंकि जितना कट ऑफ जा रहा है जनरल कैटेगरी का, जो 92 लास्ट ईयर कट ऑफ गया है, ऊपर भी जा सकता है, तो अगर हम 90 भी कट ऑफ पकड़ के चले, आपको 80-85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि जो आपने स्टैटिक पढ़ा है, जरूरी नहीं है कि स्टैटिक के सारे क्वेश्चन आपके करेक्ट हो जाए। हार्डली 25-30 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो स्टैटिक से आ रहे हैं, और ऐसा थोड़ी होगा कि आपके सबके 25 के 25 क्वेश्चन करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि स्टैटिक पढ़ने के बाद भी कई बार हम एग्जाम हॉल में भूल जाते हैं, या क्वेश्चन को इस तरीके से फ्रेम किया जाता है कि हम उसमें गलत मार्क कर देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन करना जरूरी हो जाता है वहां पे, जिनका आंसर वही क्वेश्चन में छुपा हुआ है। बस यूपीएससी इतना चाह रहा है दैट यू शुड अप्लाई योर माइंड, यू शुड अप्लाई योर कॉमन सेंस एंड यू विल गेट द आंसर। क्लियर है सब लोगों के लिए? जी सर। एनी डाउट्स एनीवन? समझ में आ रहा है आपको हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? ये एनालिसिस हम उतनी टाइम लिमिट में कैसे करेंगे? ये प्रैक्टिस के साथ आएगा, क्योंकि लोग कर रहे हैं रियल एग्जाम में। ये जितनी भी टेक्निक्स मैंने आपको बताई है, ऐसे लोग हैं जिन्होंने रियल एग्जाम में उसको अप्लाई किया हुआ है, मैंने खुद भी किया हुआ है। और क्यों कर पाते हैं? क्योंकि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, माइंड को ट्रेन करके जाना है कि एग्जाम में जाकर सिर्फ टिक लगा के नहीं आना, एग्जाम में जाकर दिमाग इस्तेमाल करना है। दोस 2 hours आर नॉट अबाउट मार्किंग द राइट आंसर्स, दोस 2 hours आर अबाउट एनालाइजिंग द पेपर इन रियल टाइम एंड फाइंडिंग द करेक्ट आंसर्स। ठीक है सैफ, आपका कोई क्वेश्चन है? बताइए। सर ये सीसेट में वर्क नहीं करेगा? सीसेट की बात कर ही नहीं रहे हम, जीएस की बात कर रहे हैं। अच्छा ये जीएस में जीएस की बात। ठीक है। सीसेट के आपके अलग से सेशन हो रहे हैं, वहां बताया जाएगा आपको। प्रिया, आपका कोई डाउट है? पूछिए प्लीज, प्रिया सिंह। यस सर। सर मैं ये पूछ रही थी, ये प्रैक्टिस है वो मैं कोई पीवाईक्यू बुक से करूं या फिर जो यूपीएससी का एग्जाम होता है रियल वाला वो वाले पेपर से करूं? यूपीएससी के जो सेट ए पेपर्स होते हैं उसको डाउनलोड कर लीजिए, इंटरनेट पे अवेलेबल है, और उनको 1 by 1 सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और वही है कि रियल से जब खुद से करेंगे तो हो सकता है सारे पैटर्न आप ना सीख सकें। तो आप इस साल पीटी देख रहे हैं, अगले साल दे रहे हैं? सर इस साल। इस साल दे रहे हैं, हाँ। तो मैं जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, ये जो अभी मैं आपको इंडेक्स दिखा रहा था, तो उसमें ये सारे क्वेश्चंस लिस्टेड है, कहाँ कहाँ पर ये पैटर्न्स आपको दिखेंगे। तो खासकर आप उन क्वेश्चंस को कर लीजिए, तो आपको ज्यादा जल्दी से प्रैक्टिस हो जाएगी उसकी, क्योंकि टाइम आपके पास कम है। यू शुड बी एबल टू डू इट, और हो जाएगा। वी हैव इनफ टाइम टू लर्न दिस। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट जुगनू, आपका कोई क्वेश्चन है? जुगनू परवीन। जी सर। सर जैसे जो क्वेश्चंस हैं, जैसे सर एक एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो उसमें 4 ऑप्शन दे दिया, उसके बाद से उसमें जो सही ऑप्शन चूज करने के लिए दे रहा है, तो केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2 करके दे रहा है। तो उसमें तो सर हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं, अगर 1-2 का भी हमें पता हो तो हम सही आंसर पे पहुंच जाएंगे। लेकिन जब सर क्वेश्चन आएगा, जैसे एक और क्वेश्चन है एग्जांपल के तौर पे, उसमें जैसे लिखा है निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, और उसपे 6 कंट्री का नाम दे दिया ऑप्शन वाइज, और फिर उसमें जो ऑप्शन चूज करने के लिए दे रहा है, वहां पे दे रहा है केवल 2, केवल 3, वर्ड में दे रहा है सर, वर्ड में। तो वर्ड में एलिमिनेशन मेथड अप्लाई किया जा सकता है या नहीं? वहां पे थोड़ा देखिए, हमें 2 चीजों में डिफरेंशिएट करना है। एक होती है एलिमिनेशन टेक्निक्स, जहां हमने 2 को काट दिया, टी को काट दिया। यहाँ हम जो कुछ भी सीख रहे हैं, क्या हम ज्यादा काम नीचे कर रहे हैं, आंसर के नीचे वाले पार्ट में हम काम कर रहे हैं, ऊपर वाले पार्ट में काम कर रहे हैं? हम स्टेटमेंट्स पे ज्यादा काम कर रहे हैं या नीचे 1 2 3 पे हम काम कर? हाँ, हम स्टेटमेंट्स पे काम कर रहे हैं। तो अब होगा क्या, यूपीएससी नीचे का कभी भी बदल सकता है, लेकिन ऊपर तो उसको कुछ लिख के देना ही पड़ेगा। नीचे क्या हुआ, 2023 में उसने ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 दे दिया, तो बहुत ज्यादा बैकलैश हुआ। तो 2024 में यूपीएससी ने क्या किया, उसको मिक्स कर दिया, 1 2 and 3 भी देने लगा, ओनली 1 ओनली 2 भी देने लगा। 2025 में उसने एक और चीज इंट्रोड्यूस कर दी, एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन, या स्टेटमेंट 1 जस्टिफाइज स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 जस्टिफाइज स्टेटमेंट 3, ऐसे वाले क्वेश्चन आ गए। तो हो क्या रहा है कि ऊपर जो आएगा, जो स्टेटमेंट आएगा, उसमें लैंग्वेज सेम रहेगा, जो सालों से आ रही है वही लैंग्वेज रहती है हमेशा। नीचे का चेंज हो रहा है, नीचे पहले 1 2 and 3 देता था, अभी क्या ओनली 1 ओनली 2 दे रहा है, उसके बाद स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 देने लगा। तो उसमें हमारा काम मुश्किल हो जाता है, आई अग्री। लेकिन इसमें लैंग्वेज नेगेट नहीं होती, लैंग्वेज अभी भी वही लग रही है, पैटर्न और लॉजिक कॉमन सेंस अभी भी वही लगेगा जो हमें एग्जाम हॉल में लगाना है। और अगर ये मुश्किल हुआ, ये सबके लिए मुश्किल हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है, हम जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या ये स्टैटिक क्वेश्चन है या कंप्लीटली रैंडम नए क्वेश्चन है? ये रैंडम क्वेश्चन है, ये नए क्वेश्चन है। एग्जाम हॉल में ये सभी एस्पिरेंट्स के लिए उतने ही चैलेंजिंग है,
तो इससे अच्छा कि हम तैयारी ना करके जाए, बेहतर जी। रहेगा कि हम अपना कॉमन सेंस माइंडसेट डेवलप करके जाए, ताकि हम एग्जाम हॉल में 50-50 तक तो पहुंच जाए। और अगर 50-50 तक आप पहुंच रहे हैं, आपको अटेम्प्ट करके आना है, आपको छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। फिर दिस एग्जाम इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। ऐसे नहीं जी। होगा कि आपको जब आप एग्जाम दे के निकलेंगे तो आपको पता नहीं होगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा था, क्योंकि आपने तो मार्क करके आ गया, कितने सही है गलत है आपको थोड़ी पता है। जब हम एक वापस आकर एनालाइज करते हैं, की आती है, और की भी 1 साल के बाद आती है, इस साल फिर भी यूपीएससी ने कहा है कि वो जल्दी देंगे उसको, तो ऐसे तो इस एग्जाम में आपको रिस्क लेना सीखना पड़ेगा जब आप यूपीएससी का मेन पेपर दे रहे हैं, ठीक है। चलो, जी, ओके इफरानास, इफरानास थैंक क्या यू डाउट सर। है आपका? एक्सक्यूज मी सर, ये जो आप बता रहे हैं पीवाईक्यूज हम यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगे? हाँ, ये ऑफिशियल पर भी अवेलेबल है, बहुत सारे अलग वेबसाइट भी है। मैं एक लिंक शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ, मैं पीडीएफ शेयर करूंगा, साथ में एक लिंक दे दूंगा, उसमें सारे पीवाईक्यूज एक ही लिंक पे आपको मिल जाएंगे पिछले 15 साल की। कुसरो बानो, करा सुनो आपका क्या क्वेश्चन है? सर ये जैसे कि ये वाले जो है क्वेश्चन, इसमें स्टेटमेंट वाले भी हो गए, जो स्टेटमेंट एक रिलेटेड है स्टेटमेंट 2 से, उस वाले में भी अप्लाई हो गई ये वाली चीजें? हाँ, बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि वहां भी आपको लैंग्वेज ही पकड़नी। मान लीजिए कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है जिसमें एक्सट्रीम टर्म है, या कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है जिसमें ऐसे मिसमैच आपको दिख रहा है। मान लीजिए स्टेटमेंट 2 और 3 में आपको मिसमैच दिख गया, जैसे यहाँ पर भी हमें दिखा था, तो आपको क्या करना है, आपको वो मिसमैच को पकड़ना है, आपको वो एक्सट्रीम टर्म को पकड़ना है, वो इंक्लूसिव टर्म को पकड़ना है, क्योंकि लैंग्वेज सेम रहता है, उसको पूछने का तरीका बदल जाता है, ठीक है। तो चलिए, तो ये थे 2021 के बहुत सारे क्वेश्चन जो हमने देखे। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन 2022 में भी आए हैं। एक आध क्वेश्चन मैं आपको जल्दी से दिखाना चाहूंगा, और भी रहेंगे, शायद आज हम सारे नहीं कर पाए, लेकिन करेंगे। अब होपफुली यहाँ पर आप लोग सीख गए होंगे 2021 के थ्रू कि ये पैटर्न क्या है। ये कोई सिंगल पैटर्न नहीं है, इसमें एक तरीका है, कीवर्ड्स आपको आइडेंटिफाई करना है और फिर आपको मैच करके देखना है। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, हम आ गए हैं 2022 में, ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिए, कीवर्ड आइडेंटिफाई कीजिए, कीवर्ड क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूँ। Rapid financing instrument. Rapid financing instrument, rapid and credit rapid facility. सर लैंड रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, ये कीवर्ड्स है हमारे, ठीक है। और नीचे एक और कीवर्ड है लेंडिंग। लेंडिंग मतलब पैसे किसी को उधार पे देना, ठीक है। अगर अब हमको एग्जैक्टली नहीं पता कि इन 4 में से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करता है, लेकिन क्या हमें इन 4 ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में थोड़ा बहुत पता है? एशियन डेवलपमेंट के बैंक के बारे में हमें इतना पता है कि एशियन कंट्रीज इसमें रहती है। क्या आईएमएफ के बारे में हमें पता है? पता है। अगला देखिए, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, वर्ल्ड बैंक है। अब आप ध्यान से सोच के बैठिए कि जब कोई कंट्री मुसीबत में आती है, ठीक है, उसको पैसे की जरूरत पड़ती है, तो जल्दी से जल्दी पैसा उठाने के लिए वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन के पास जाती है? सर IMF इंडिया में जब 1991 में क्राइसिस आया था, इंडिया किसके पास गया था? वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक सर आईएमएफ के पास जाते हैं। जब श्रीलंका में 2020 में क्राइसिस आया था, किसके पास गए थे वो लोग? पाकिस्तान में क्राइसिस चल रहा है, वो लोग किसके पास रिक्वेस्ट डाल रहे हैं? आईएमएफ के पास। तो ये हमारा, ये क्या है, ये हमारा बेसिक अवेयरनेस है। कीवर्ड क्या है? कीवर्ड है रैपिड। रैपिड मतलब जो जल्दी से दिया जाता है, रैपिड लेंडिंग। तो जल्दी से कंट्रीज को अजीम अपना माइक बंद कीजिए। तो कंट्रीज को जल्दी से पैसा देने के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है तो ज्यादा सक्षम है, जो काम करता है उस पर? दैट इज आईएमएफ, ठीक है। तो ये भी एग्जैक्ट आंसर नहीं पता होगा, एग्जाम हॉल में बैठ के सोचकर रिस्क लेना पड़ेगा, तभी आपको उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के पास देता है? वर्ल्ड बैंक भी देता, लेकिन वर्ल्ड बैंक का प्रोसीजर लंबा है, कंट्रीज उसके पास उसने आसानी से नहीं जाती। आईएमएफ ज्यादा आसानी से जाती। आप कभी ये नहीं सुनेंगे कि किसी कंट्री में क्राइसिस आ गया तो वो पहले वर्ल्ड बैंक के पास गई, वो पहले आईएमएफ के पास जाएगी। ये इसके लिए आपको थोड़ा बहुत इकोनॉमी का बेसिक अवेयरनेस होना चाहिए, क्योंकि इस पैटर्न का नाम ही है लिमिटेड नॉलेज इफेक्टिव एप्लीकेशन। तो पहला कंडीशन क्या है कि लिमिटेड नॉलेज होना चाहिए। जीरो नॉलेज के साथ ये पैटर्न नहीं लगेगा। आपको बेसिक सोसाइटी के बारे में अवेयरनेस होना चाहिए। आप कोई ऐसे हो जिसने थोड़ा बहुत करंट अफेयर पढ़ा हो, स्टैटिक पढ़ा हो, तब आप ये थर्ड वाला पैटर्न आप तभी लगा सकते हैं। पहले 2 पैटर्न फिर भी लोग बिना ज्यादा पढ़े भी लगा सकते हैं, अगर इंग्लिश आती है तो। ऐसे अभी यहाँ पर देखिए, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये भी आप इकोनॉमी आप सारा पढ़ लेंगे, फिर भी आपको ये नहीं। इफत अपना माइक बंद कीजिए।
ये भी जो क्वेश्चन है इसमें ये आप अपने स्टैटिक इकोनॉमी में पढ़ के नहीं जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन आएगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कीवर्ड क्या है? रियल सेक्टर। रियल सेक्टर सर। रियल सेक्टर, ठीक है। कीवर्ड बोल रहा है रियल सेक्टर। रियल क्या होता है? अगर आपने बेसिक इकोनॉमी पढ़ी है, चलिए इसको मैं एक और तरीके से बोलता हूं। दो तरह के एसेट्स होते हैं, एक होता है टैंजिबल, एक होता है इनटैंजिबल। टैंजिबल क्या होता है? यस सर। टैंजिबल सर टैंजिबल वो चीजें हैं जिनको आप पकड़ के देख सकते हो, जिसको आप रख सकते हो, कहीं पे स्टोर कर सकते हो, जिसके ऊपर आप कुछ काम कर सकते हो। इंटैंजिबल चीजें क्या होती हैं? इंटैंजिबल चीजें भी जरूरी होती है, लेकिन वो आपको दिखेंगी नहीं, वो आपको होती भी नहीं दिखेंगी, मतलब उसमें कुछ ऐसा डायरेक्ट आपको दिखेगा नहीं कि ये चीज इसमें है। तो क्वेश्चन ये, टैंजिबल को एक और तरीके में हम क्या बोल सकते हैं? टैंजिबल इज रियल। रियल को ही टैंजिबल बोलते हैं, मतलब जो चीज रियल है, जो आपको दिख रही है, उसको टैंजिबल बोलेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखिए, 4 ऑप्शन पढ़िए, क्या दे रहा है 4 ऑप्शन। 4 ऑप्शन में आप देखेंगे जो 1 और 2 है ये दोनों सिमिलर है, और 3 और 4 है ये दोनों सिमिलर है कि नहीं? जी सर। यस सर। यस सर। 1 और 2 दोनों एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, 3 और 4 दोनों बैंक की बात कर रहे हैं ना, पैसे के बारे में, सर्विस सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, बराबर। अब तो जब यहाँ पर भी एक पैटर्न है जो मैं आपको बता देता हूँ। पैटर्न ये है कि अगर कोई 2 ऑप्शन एक जैसे हैं, अगर कोई 2 ऑप्शन एक जैसे हैं, तो उनमें से क्या होता है ना, एक आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है, अगर 2 ऑप्शंस एक जैसे हैं, उनमें से कोई एक करेक्ट रहेगा, कोई एक रॉन्ग रहेगा, अगर वो कॉन्ट्रडिक्टरी है तो। लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन का सवाल नहीं है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमको पेयर बनाना पड़ेगा। 1 और 2 का एक पेयर है, 3 और 4 का एक पेयर है। शहबाज अपना माइक बंद कीजिए, जो भी सवाल पूछ रहे हैं उसके बाद अपना अपना माइक बंद कीजिए, डिस्टर्बेंस होता है उससे। तो 1 और 2 का एक पेयर है, 3 और 4 का एक पेयर है, तो या तो 1 एंड 2 कलेक्टिवली करेक्ट होंगे या 3 एंड 4 कलेक्टिवली करेक्ट होंगे। ये एक थॉट प्रोसेस है जो आपको डेवलप करना है कि अगर एग्जाम हॉल में आप स्टेटमेंट्स देख रहे हैं और 2 स्टेटमेंट आपको एक जैसे दिख रहे हैं, तो आपको उनको मार्क करना है कि एक पेयर है। पेयर में 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो पेयर साथ में गलत है या साथ में करेक्ट है, या फिर पेयर में से कोई एक सही है एक गलत है, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे एक सही एक गलत वाला आप नहीं लगा सकते, यहाँ पर पेयर का वाला लॉजिक लगाना पड़ेगा। ये जब आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा डेवलप होगा। लेकिन अब इसको इस तरीके से सोचिए, कीवर्ड हमने क्या पकड़ा था? रियल, टैंजिबल। ओके, तो टैंजिबल चीजें क्या है इनमें से? जब एक फार्मर क्रॉप्स को हार्वेस्ट करता है, क्या वो क्रॉप्स टैंजिबल है? रियल है? क्या आप उसको देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं? कर सकते हैं। इसी तरह ऑप्शन 2 देखिए, उसको देख सकते हैं, फसल को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। इसी तरह सेकंड ऑप्शन देखिए, टेक्सटाइल मिल कन्वर्टिंग रॉ कॉटन इनटू फैब्रिक, मतलब कपड़ा बनाया जा रहा है कॉटन से, इसको भी आप देख सकते हैं। यस सर, पकड़ भी सकते हैं। हाँ, अब ऑप्शन 3 पे आ जाइए, बोल रहा है कमर्शियल बैंक लेंडिंग मनी टू ए ट्रेडिंग कंपनी। यहाँ पे हाथ से पैसा दिया जाता है या बैंक ट्रांजैक्शन होता है? बैंक ट्रांजैक्शन होती है सर। तो क्या सच में ऐसा हो रहा है कि जैसे मान लीजिए अगर मैंने किसी को 100 रुपया भेजा, तो क्या सच में ऐसा होता है कि मेरे बैंक से 100 रुपये का नोट निकालकर उसके बैंक में डाला जाता है, या सिर्फ खाता बदला जाता है? सिर्फ खाता बदला जाता है। वहां पे कुछ हार्ड मनी इन्वॉल्व नहीं है, कोई रियल चीज वहां पे इन्वॉल्व नहीं है। हमारा बैंक्स पे भरोसा है कि बैंक्स ने यहाँ से 100 रुपया, इनविजिबल चीज है। इसी तरह ऑप्शन 4 देखिए, कॉर्पोरेट बॉडी इशूइंग रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स ओवरसीज, मतलब एक बॉन्ड दिया जा रहा है। अब ये बॉन्ड जो है, इसके पीछे जो पैसा है, जो रुपी, इसके पीछे जो रुपी की गारंटी दी जा रही है, पैसा क्या है? जैसे अगर आपने बेसिक इकोनॉमी पढ़ी हुई होगी, तो पैसा रियल होता है या फिएट मनी होता है? फिएट मनी के बारे में आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में। जैसे अगर मैं आपको एक गोल्ड का सिक्का दूं, क्या उसमें गोल्ड की कुछ वैल्यू है? जी सर। यस सर, लेकिन अगर मैं आपको कोई 1 रुपये का सिक्का दूं, क्या उसके मेटल की कोई वैल्यू है, या फिर उस पे जो आरबीआई का स्टैंप है उसकी वैल्यू है? अगर मैं आपको एक 100 रुपये का नोट देता हूं, क्या उस पेपर की कोई वैल्यू है, या आरबीआई का जो थप्पा लगा हुआ है उसकी वैल्यू है? सर आरबीआई के स्टैम्प की वैल्यू है, आरबीआई का जो एश्योरेंस है उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो इसीलिए जो 3 एंड 4 है, ये सर्विस सेक्टर है, ये फाइनेंशियल सेक्टर है, जहां पे रियल नहीं होता है, जहां पे फिएट चीजें होती है, जहां पे एक फेथ बेस्ड सिस्टम चल रहा है जो स्टेट ऑर्गेनाइज करता है।
इसीलिए 1 and 2 रियल है, 3 and 4 इंटेंजिबल है, रियल नहीं है, उसको आप जाके ऐसे छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। तो आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ऑप्शन अहमदाबाद। ए 1 and 2 आपका आंसर रहेगा। वेरी गुड। तो ऑप्शन ए 1 and 2 इसका आंसर रहेगा। तो देखिए एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इसलिए पीवाईक्यूज पे काम कीजिए, खासकर जो लोग इस साल अटेम्प्ट दे रहे हैं यूपीएससी के पीवाईक्यूज पे हेवीली काम कीजिए, वो आपका ज्यादा फायदा करेंगे कंपेयर टू एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट और ऑल दोस थिंग्स। तो फॉर नाउ यहाँ पे हमें सेशन को रोकेंगे। और भी क्वेश्चन है जो इस पैटर्न में है, वो मैं आपके साथ अगले क्लास में डिस्कस करूंगा। आज अब आपको एक होमवर्क दिया जाएगा। होमवर्क ये है कि हमने जो पहले जो 2 पैटर्न किए थे, पैटर्न 1 और पैटर्न 2, मैं उसका एक इंडेक्स आपके साथ शेयर करूंगा। आपको उस इंडेक्स के जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। कहाँ से आप सॉल्व करेंगे, मैं आपके साथ एक लिंक भी शेयर करूंगा। उस लिंक पर यूपीएससी के सारे पीवाईक्यूज अवेलेबल है, सेट ए के सारे पेपर्स अवेलेबल है। आपको क्वेश्चन नंबर देखना है, उस क्वेश्चन पे जाना है और वहां पर पैटर्न को आइडेंटिफाई करके उसको पूरा करना है। सिर्फ पहले 2 पैटर्न मैं आपसे करवा रहा हूँ, पैटर्न 1 एक्सक्लूसिव, पैटर्न 1 एक्सट्रीम टर्म्स एंड पैटर्न 2 इंक्लूसिव टर्म। जो तीसरा पैटर्न है उसको हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मैं आपको बाकी के जो छोटे मोटे पैटर्न है वो सिखाऊंगा और फाइनली आपका एक टेस्ट होगा जिसमें मैं ये देखना चाहूंगा कि जितने भी पैटर्न्स मैं आपको सिखा रहा हूँ वो आप रिसेंट जो 3 साल के पेपर है उसमें अप्लाई कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, तब जाके आपकी ये क्लासेस कंप्लीट होगी। तो वी हैव 3 more क्लासेस टू गो और आपकी अगली क्लास शायद 2-3 दिन के बाद है, तो तब हम मिलेंगे। अभी के लिए आप सबको होमवर्क अपना समझ में आ गया। फर्स्ट और सेकंड पैटर्न के जितने भी क्वेश्चंस है वो आपको खुद से सॉल्व करने हैं। उसमें अगर कोई भी डाउट हो अगले सेशन में आप उसको रेज कर सकते जी, वो सब कुछ आपके साथ शेयर हो जाएगा आज। चलिए, सो विद दिस वी विल वाइंड अप दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। अगर आपके कोई डाउट्स है आप पूछ सकते हैं और अगर आपके डाउट्स नहीं है आप सेशन को लीव कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल सर एंड एवरीवन। कैसा रहा आज का सेशन आप लोग का? फैंटास्टिक, बढ़िया है ना? ओके, सो कल पॉलिटी के लिए आएंगे। पॉलिटी कल और परसों है, इमरान सर आएंगे और वो क्लास ही बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ही विल कवर पॉलिटी पॉलिटी विथ यू नो PYQ ऑफ जामिया RCA। जो पॉलिटी के क्वेश्चन आए हैं उसको उस सेशन में भी वो डिस्कस करेंगे। अलॉन्ग विथ पॉलिटी में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उस पर डिस्कशन होगी और बहुत सारी चीजें, नई नई चीजें आपको सुनने को देखने को मिलेगी कल। तो कल के सेशन में आप लोग जरूर रहिएगा। और जैसा कि मुजम्मिल सर ने आप लोगों को होमवर्क दिया है, ये होमवर्क आपको दिया गया है और ताकि वो 3rd डे पे आएंगे, यानी कल परसों छोड़ 3rd डे आएंगे, इस 2 दिन में उनके उस होमवर्क को आप जरूर करें। और ये जो एक्सरसाइज उन्होंने दी है ये आपकी थॉट प्रोसेस को बहुत बढ़िया बनाएगा और अब आप चीज़ों को बहुत ही आसानी तरीके से समझना शुरू कर चुके हैं। और जब ये एक्सरसाइज करेंगे तो और भी मज़ा आएगा आपको, मतलब यू विल एंजॉय। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि हम एक पेन, इस प्रिपरेशन आपको एक पेन हो रहा है, तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, अरे यार बहुत टफ है। जब when you start enjoying your work, तो वो फिर आपके ऊपर का जो बोझ है वो अपने आप हल्का हो जाता है। अगर कोई काम आपकी इंटरेस्टिंग वाली कोई फील्ड है, एज ए प्रोफेशनल, मान लो कि आप एक बहुत अच्छे ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हो, आपको डिजाइनिंग पेंटिंग बहुत अच्छे तरीके से आती है, तो आपको क्या करना चाहिए कि ग्राफिक डिजाइनिंग समझनी चाहिए। जब आपको लग रहा है ग्राफिक डिजाइनिंग तो बहुत अच्छी है, तो आपके इंटरेस्ट बढ़ने शुरू हो जाएंगे और आप उसमें कमाल कर सकते हो और आप कमाल करते हो। इसी तरह ग्राफिक डिजाइनिंग आपके बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया हो गया और आप उसमें एंजॉय कर रहे हो। काम वही करो जिसमें एंजॉयमेंट हो, जिसको दिल से कर पाओ। अब आपने ग्राफिक डिजाइनिंग को अपना करियर चुना, अब आपको अपने करियर में नौकरी करनी है। भैया घर में तो मम्मी पापा बोल रहे हैं कि शादी उदी करनी है, बेटा जल्दी से जॉब कर लो, और अब आपको MNC में या फिर किसी कंपनी में जॉब देखनी है, तो आप मार्केटिंग का जॉब तो नहीं करोगे, आप HR का काम तो नहीं करोगे, अकाउंटेंट का काम तो नहीं करोगे, है ना। लेकिन आप क्या कर रहे हो, मार्केटिंग में चले गए,
क्योंकि आपको कुछ मिला नहीं। फिर बाद में याद आया, अरे हमारे पास तो एक स्किल थी ग्राफिक डिजाइनिंग की, हमें ग्राफिक डिजाइनिंग जो बनाती कंपनी उसमें जाना चाहिए। आप जब मार्केटिंग में थे, आप ऑपरेशन में थे, आप लॉजिस्टिक में थे, आप परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन जब आपने सोचा कि नहीं ग्राफिक डिजाइनिंग तो हमारा कोर है, उसमें हमने काफी इंजॉय किया चीजों को, क्यों नहीं हम उसको एक्सप्लोर करें। फिर आप ग्राफिक डिजाइनिंग वाले कंपनी में जाते हो। जब उस कंपनी में जा रहे हो आप, तो उस काम को इंजॉय कर रहे हो। जब आप इंजॉय करना शुरू करते हो ना, तो आपकी परफॉर्मेंस ऐसे ही बढ़ती है, अपने आप ऑटोमेटिकली खिलेगी आपकी परफॉर्मेंस, और आप परफॉर्म करना शुरू करते हो। तो अपने काम से मोहब्बत करो, प्यार करो, और जब आप इंजॉय करने लगोगे चीजों को, तो इंटरटेनिंग हो जाएगा। उसी तरह पढ़ाई है, जब आपको चीजें समझ में आ रही है, खुद से सॉल्व कर रहे हो और चीजें बहुत बेहतरीन आपको आपके अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर रही है, तो आपको ये बोझ नहीं लगेगा, आप इंजॉय करोगे पढ़ाई को। किसी दिन ऐसा हो जाएगा ना कि आप 1 घंटा नहीं पढ़ोगे ना, तो आपको लगेगा कि कुछ खो गया आपका, किसी ने छीन लिया है, आपके घर में डाका किसी ने मार दिया है, आपको ऐसा लगेगा। जिस दिन जब आप बेड पे जा रहे हो सोने के लिए, और आपके टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे या व्हाट्सएप पे कहीं से भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिस क्वेश्चन को देखने के बाद आप मन में ही उसके आंसर बना देते हो। कोई क्वेश्चन आपके सामने है और उसका आंसर खुद ब खुद आपके माइंड में आना शुरू हो जाता है कि ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये होगा, वो होगा, ये होगा। जब वो उस सिचुएशन आप पहुंच जाओगे ना, तो उस दिन सोचना कि आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है। तो लव योर वर्क, लव योर स्टडी। जब आप मोहब्बत करना शुरू कर दोगे ना, तो आपकी गर्लफ्रेंड बेवफा हो सकती है, लेकिन ये पढ़ाई बेवफा नहीं हो सकती आपसे। जितनी मोहब्बत तुम पढ़ाई से करोगे ना, उससे डबल मोहब्बत पढ़ाई आपसे करेगा। ये आजमा के देख लो। और जिस दिन ऐसा हो गया ना, दुनिया की कोई भी ताकत सिवाय खुदा के, भगवान के, आपको नहीं रोक सकता कि आप जिस मकसद से इस प्रोसेस में आए हैं उसमें कामयाबी मिलनी ही मिलनी है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अभी नीट की एग्जामिनेशन हो रही है, शायद हो गई है। एक बच्चा नीट की तैयारी करता है 10+2 के बाद, 2 साल लगते हैं नीट की तैयारी में। नीट के बाद वो एमबीबीएस करता है 5 साल। एमबीबीएस करने के बाद कोई फायदा नहीं, उसको एमडीएमएस करना पड़ता है। यानी नीट में 2 साल लगे, 5 साल एमबीबीएस में लगे, 7 साल, 2 साल एमडीएमएस कर रहे हो, 9 साल, यानी 10 साल में आप एक डॉक्टर बनते हो। इस 10 साल में आप यूपीएससी 3 बार निकाल सकते हो। लव योर वर्क, enjoy your work. We are here to help you out up to जितने भी एक्सटेंड हो, जहां तक हम पहुंच सके। और इवन जामिया से गाइडेंस प्रोग्राम के बाद भी आप हमारे कांटेक्ट में रहेंगे, क्योंकि हम एक जिम्मेदारी ले रहे हैं आप सभी की। आप हमसे जुड़े हैं तो कुछ ना कुछ भला होगा। और वो बच्चा जो नहीं कर पाएगा ना, वो उनकी बदकिस्मती होगी, वो उनके लिए सही नहीं होगा। जब आप हमारे गाइडेंस में आओगे, हम आपको एक मौका देंगे परफॉर्म करने का, दो मौका देंगे परफॉर्म करने। तीसरे परफॉर्मेंस में भी अगर आपने परफॉर्म नहीं किया, तो हम आपको बैठ के 1-to-1 एवेल्युएट करेंगे, देखेंगे आप में कमी क्या है, आप में किस चीज की कमी है जिसको पूरा किया जा सकता है। अगर हमें लगा कि नहीं आप यूपीएससी के लिए नहीं बने हो, तो हम उसी वक्त आपको मना कर देंगे। बिकॉज आप 4 से 5 साल यूपीएससी की प्रिपरेशन लगाते हो, 4 से 5 साल के बाद आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, आपके पास कोई ऐसी क्रेडेंशियल नहीं है कि 4 से 5 साल तक आपने क्या किया, अगले को, सोसाइटी को, पेरेंट्स को, दोस्त को, नेबर्स को बता सको कि आपने इस 5 साल में क्या किया है। ये 5 साल आपके बर्बाद हो जाएंगे। तो आप सीख तो लोगे, लेकिन उसकी कोई क्रेडेंशियल नहीं। तो हमारा काम सिर्फ आपको गाइड करना, मेंटोर करना नहीं, हम आपको आपकी काउंसलिंग भी करेंगे। जिस दिन हमको लगेगा आप यूपीएससी के लायक नहीं हो, तो हम आपकी काउंसलिंग करके साइकोमेट्री करेंगे और आपको बताएंगे कि आप यूपीएससी नहीं एसएससी करो, एसएससी नहीं स्टेट करो, स्टेट नहीं वनडे एग्जामिनेशन करो। क्योंकि आपने 5 साल लगा दिए यूपीएससी के, कुछ नहीं हुआ। वही 5 साल की जगह 2 साल लगाओगे वनडे एग्जामिनेशन के लिए, तो आप वो करेक्ट। यानी जिस चीज के लिए आप बने हो, हमारी जो साइकोमेट्री आपको, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे समाज के लिए, आप सभी के लिए, कि हम आपको सही डायरेक्शन दें। इंस्टेड ऑफ पुटिंग योर 5 years, 4 years, 3 years in this process, it is better to go there where it really help you to get your destination first. ठीक है,
तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन जॉइनिंग दिस सेशन। सर कल फिर हम सर मिलेंगे। हेलो सर। हेलो हाँ निशा सर हेलो बोलिए सर बोलिए। एससी का सर मॉक मेरे कुछ टेस्ट होगा डाउट है। हाँ बोलो सर एससी का मॉक टेस्ट होगा किसका? एससी 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 पेपर किसने पूछा सवाल? सर मैंने पूछा सर एससी का मॉक टेस्ट होगा जब मॉक आप लेंगे। जामिया आरसी गाइडेंस वाले ग्रुप में नहीं है क्या आप? नहीं सर है उसमें लिखा हुआ है ना कि मतलब मॉक एक दिन में 2-2 मॉक है तो उसमें एससी भी इंक्लूड है। ऐसे के लिए तो फिरोज सर ने हम लोगों ने टॉपिक दिया है ना, उसको लिखना है आपको। और जिस दिन ऐसे सर का होगा उस दिन उससे रिलेटेड डॉट सेशन होगी और आपकी परफॉर्मेंस शेयर की जाएगी। हेलो सर। टॉपिक ऑलरेडी शेयर की गई है आप लोग को लिखने के लिए। हेलो एंड यू आर सपोज टू राइट एंड सबमिट इट बाय टुमारो 12 एट एनी कॉस्ट। उसके बाद हम सबमिशन नहीं लेंगे। नो सर, इनका पूछने का मतलब ये है कि जैसे आप हाँ। जीएस का 60 क्वेश्चन जो मॉक ले रहे हो, एक दिन में दो मॉक ले रहे हैं आप, तो उसी तरीके से आप इसका भी लेंगे जो ऐसे इसका मॉक ले रहे हैं? अरे अच्छा जो हम 10 मॉक लेंगे। हाँ प्रीलिम्स के बाद। अच्छा नहीं ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल आपका है, बहुत अच्छा सवाल है। हम जीएस के साथ सीसेट के साथ ऐसे भी रखेंगे। बहुत बढ़िया। हेलो वो हमारे हेलो प्लान सर। में नहीं था लेकिन हम रखेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। बहुत अच्छा आपने याद दिलाया। और उस पर भी जो ऐसे आप लिखेंगे उसकी भी एवेल्यूएशन होगी। हिंदी इंग्लिश उर्दू तीनों लैंग्वेज आप लोग लिख सकते हैं। उर्दू में भी अगर किसी को लिखना है, लिखने आता है तो उर्दू में लिखो। और उसके लिए अलग ग्रुप हमें बनाया हुआ है, उसमें 50 बच्चे हैं उर्दू के, उर्दू ऑप्शनल के। ठीक है, तो जिनको उर्दू में लिखना है उर्दू में लिखो, नंबर अच्छे से मिल जाएंगे उसमें अगर आप ठीक ठाक लिखोगे तो। हेलो बोलो निशा। हेलो सर। सर आपकी जो मेंटरशिप है जो आप बता रहे हो तो वो ऑनलाइन भी है क्या? मेंटरशिप ऑनलाइन ही होती है। मेंटरशिप विच मींस you are there at your home or anytime you can call to us to resolve your doubt or whatever you have, means instantly। अगर आप स्टडी कर रहे हो, कहीं पे भी फंस रहे हो, तो हम लोग आपके साथ रहेंगे। उसमें वीकली आपको टारगेट दी जाएगी। इस में जो टॉपिक पढ़ के आना है उसको हमारे मेंटर पहले ऑनलाइन आके ब्रीफ करेंगे, समझाएंगे। फिर आपको वो घर में पढ़ना है। और इन बिटवीन अगर कोई डाउट होती है इस टॉपिक में, आप इमीडिएटली कॉल करेंगे हमारे मेंटर को टू गेट इट रिजॉल्व। उसके बाद आपकी ऑनलाइन टेस्ट होगी उसी टॉपिक की, उसके रिजल्ट निकालेंगे, इवैल्यूएशन होगी, एनालिसिस होगी, डॉट सेशन होगा। फिर नेक्स्ट वीक के इस तरह से चीजें चलेंगी। मॉक होंगे आपके, पीवाईक्यू कंपाइलेशन होगी लास्ट 20 ईयर्स की, और आपके सी सेट चलेंगे। सी सेट लाइव चलेंगे बिकॉज सी सेट आप खुद से नहीं कर पाओगे, इसलिए सी सेट को लाइव रखा जाएगा। आसिफ सर ही कैरी फॉरवर्ड करेंगे। इसके बाद मेंस के लिए आंसर राइटिंग। इनके पास मेंटरशिप है या फिर फाउंडेशन में कोर्स है एक तरीके से? नहीं, इट्स लाइक फाउंडेशन नहीं है ये मेंटरशिप है। और इसमें हम 2 अलग अलग बैच रखेंगे। एक बैच होगा बिगनर्स बच्चों का, और एक बैच जो एक अच्छे लेवल पे है जिन्होंने 1-2 प्रीलिम्स दिया है, ताकि उसी अकॉर्डिंगली हम अपने प्रोग्राम को फॉर्मुलेट कर सके। क्योंकि अब आप बिगिनर्स हो और हम हायर लेवल की चीज कर रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो वो आपके फायदे के लिए नहीं है। और एक अच्छे लेवल का बच्चा है, उसको बिगिनर वाली चीजें बताएंगे तो उनको समझ में आएगा, तो समझ में आएगा लेकिन उनके लिए कंफर्टेबल नहीं होगा। तो जो जिस लेवल का उस लेवल के हिसाब से चीजें की जाएंगी। सर मेरा एक पर्सनल डाउट है थोड़ा सा। बोलिए। सर मैं आरसीए के साथ साथ हमदर्द स्टडी सर्कल करके वो भरना चाह रही थी, लेकिन उसके बारे में मुझे उतना कुछ नॉलेज नहीं है। तो सर उसमें बताया जा रहा है कि फी वगैरह लगेगा, तो ऐसा लगता है क्या वहाँ पे? 7,000 रुपीज लगते हैं पर मंथ। पर मंथ? हाँ जी। सर उसका तो लास्ट डेट भी खत्म होगा शायद 30 अप्रैल का। मुझे देखने तो मेरे टेलीग्राम पे नहीं होता स्टार्ट हुआ था। अभी तो टाइम है शायद उसमें, मेरे हिसाब से होना चाहिए। जो मैं देख लेता हूँ हमदर्द की एक्सटेंड हो गई है। एक्सटेंड हुई है क्या? यस सर। देखो जामिया हमदर्द सर्कल की लास्ट डेट 30 अप्रैल थी, बट वो एक्सटेंड हुई, आप सही कह रहे हैं। और जामिया आर से 26 है, अत्या फाउंडेशन 4 जून है, हज कमेटी 30 मई, फॉल्कन आईएस 31 मई, शिमली आर से 25 जून, जामिया हमदर्द स्टडी जामिया हमदर्द
रेसिडेंशियल कोचिंग 15 जून। तो सर इसमें जितने भी आरसीए आप बता रहे हो सब में फी लगती है क्या? देखो इसमें जामिया आरसीए में आपको 5,000 मान लो, हज कमेटी में भी आपको खाने के लिए देना पड़ता है और रहने के लिए वहां भी आप 4-5 हजार मान लो। उसी उसी आपको सिर्फ अत्या फाउंडेशन छोड़ के सब में 4-5 हजार 7 हजार रुपये लगेंगे। अत्या फाउंडेशन जी में सर। एक रुपया नहीं अत्या देंगे। फाउंडेशन दिल्ली में ही है क्या? हाँ दिल्ली में है, आपको वीडियो कल या परसों में दूंगा, हम गए थे वहां पे। मतलब सर 5,000 ऐसा पर मंथ लगेगा है ना? 5-6 हजार 7 हजार तो लगेगा, खाने के लिए तो पैसा देना पड़ेगा ना बाबू। हाँ 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 सर। और इसका जो एग्जाम है तो वो अभी कब है, ये कंफर्म है क्या, कितने तारीख को होगा? टेलीग्राम पे रहो ना, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद MURC के फॉर्म आएंगे, MS एकेडमी के आएंगे, मानू के आएंगे, सरदार पटेल अहमदाबाद उनके आएंगे, और SIYS भी एक सूरत की आरसी है, उसके भी फॉर्म आए हुए हैं, तो उसके बारे में भी आप लोग को इन्फॉर्म सर करूंगा। AMURC की कब तक निकलेगी कुछ आने वाले हैं वो नेक्स्ट, आप ये मान लो कि 10 दिन के अंदर आ जाएगा, 10 दिन या इस महीने मिड की बाद आएगा। ये मिड तो आ ही गया, मतलब 20 की बाद आएगा सर। हाँ सर एक क्वेश्चन ये भी था कि सर जो आपकी बुक मैंने ली थी ना, तो उसमें जो था एग्जाम डेट था 15 जून था आरसीए का, तो अभी सर नया है तो उसमें 6 जून दिखा दिया। तो जो सर इस बार प्रीलिम्स दे रहे हैं ना, उनके लिए सर ये प्रॉब्लम है छोटा सा कि इसमें 10 ही दिन टाइम मिल रहा है प्रीलिम्स के बाद, और अगर 15 जून होता थोड़ा और टाइम मिल जाता हम लोग को। हाँ हमने रिक्वेस्ट की है, और मैंने पहले ही बताया था हो सकता है डेट बढ़े, लेकिन 50-50 चांस है। आप ये बात सही कह रहे हैं, और इनको भी समझ इस बात की समझ होनी चाहिए। एग्जामिनेशन कंट्रोलर जो रजिस्ट्रार है वो सब निकालते हैं डेट, ये इवन के जामिया आरसी वाले को भी नहीं पता होता है, तो उनकी तरफ से निकला है, हो सकता है डेट बढ़े। कई बार तो हमने रजिस्ट्रार से बात करके डेट एक्सटेंड करवाई है, कई बार ऐसा हुआ। सर अब एक ये आपका अच्छा कंसर्न है, इसको हम लेकिन क्या फायदा, देखो प्रीलिम्स के बाद 10 दिन 15 दिन देने का क्या फायदा? जो बच्चे प्रीलिम्स दे रहे हैं विच उनकी तैयारी है, फिर उनको क्या टाइम देना है इसके लिए? नहीं सर, जीएस का प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी ऐसे राइटिंग में सर शुरू में प्रॉब्लम तो होता है, टाइम लग रहा है उसका प्रैक्टिस। हाँ, क्योंकि प्रीलिम्स वाले बच्चे जो प्रीलिम्स दे रहे हैं तो उनकी तैयारी मेंस की भी हुई रहती है ना, तो ऐसे तुमको आता ही होगा। सर हम लोग का क्या है, 4 महीने से ना पूरा फोकस सिर्फ जीएस का जो प्री है उस पे ही है, तो हम लोग एनालिसिस वगैरह सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या है सर, ऐसे राइटिंग का भी ये प्रैक्टिस करना है, उसके बाद सबमिट भी करना है, और प्रीलिम्स पे भी फोकस करना है। देखो मैंने पहले बताया, अभी क्या करना है आप लोगों को, जो प्री दे रहे हैं उनका तो अपना शेड्यूल, उसमें हम कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। सुबह 6 बजे उठोगे, 6 से लेके 11 बजे तक आपको ऐसे पे काम करना है, ठीक है। उसके बाद 12 से लेके 4 बजे तक जनरल स्टडीज पढ़नी है आपको। उसके बाद 4 से लेके 7 बजे तक आपको सीसेट करना है। 7 से 9 बजे तक पूरी रिवीजन करनी है जो आपने दिन भर पढ़ी है। फिर 9 से 11 साढ़े 11 बजे हमारी क्लासेस लेनी है, और उसके बाद इस क्लासेस कंप्लीट कर लेने के बाद जो आपने क्लासेस ली है उनको एक रफली देख लो, जो सर ने पढ़ाया उसको थोड़ा पॉइंटर बना के आपने नोट्स बना लो, और दिन भर में जो आपने एक्सरसाइज की उसको ऐसे ही चलो अभी। और आप कोशिश करो कि आप जनरल स्टडीज में, जैसे कि आपके हिस्ट्री हो गया है, इकोनॉमिक्स भी हो ही गया, इन दोनों को तो खत्म कर ही देना चाहिए आपको रिवीजन के साथ, ठीक है। कल पॉलिटी होगा, पॉलिटी जो होगा 5 घंटे करीब क्या चीज सर ऐसे में जो आप एक एप्रोप्रिएट टाइम कह रहे हैं 6 to 11, तो सर वो बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा? क्या कह रहे हैं ऐसे? हाँ ऐसे में ज्यादा टाइम इसलिए मैं बोल रहा, बीच में ब्रेकफास्ट भी करोगे आप, तो आधा घंटे आप ब्रेकफास्ट के लिए रख लो, थोड़ा न्यूज़पेपर भी देख लेना, ठीक है। लेकिन ऐसे में आपको थोड़ा टाइम लगाना चाहिए, बिकॉज आपको ऐसे जो लिखा जा रहा है वो तो लिखे रहो, लेकिन इसके अलावा अपने से भी लिखो, अपने से भी आप कुछ टॉपिक्स पे जो आपको अपनी है उस पे बनाओ, लिखो, लिखने की कोशिश करो। आप ग्रुप में देखो जो भी अच्छे बच्चे अच्छे से ऐसे लिख रहे हैं, उन ऐसे को देखो कैसे लिखा जा रहा है, उससे आप थीम उठाओ, और उससे चीजों को लेके, जिसको नहीं आता, जिनको आता है उनके लिए कोई दिक्कत, जिनको अभी भी थोड़ी दिक्कत हो रही है, उस तरह से दूसरों की कॉपी देखो, जो 2-4 बच्चे बहुत अच्छा लिख रहे हैं उनसे उनकी रेफरेंस लो, और खुद की भी प्रैक्टिस करो।
अब अभी एक आपको टॉपिक दिए है, अब 3 दिन बाद मिलेंगे, तो इस 3 दिन में तो आप ऐसे तो एक दिन में लिख लोगे, 4-5 घंटे में, लेकिन बाकी दिन के लिए खुद से एक नया ऐसे लिखो, खुद से बनाओ। ऐसे स्किल्स हैं जो आप में वो स्किल्स आनी चाहिए, क्योंकि टॉपिक का कोई भरोसा, किसी भी टॉपिक पे आ सकता है। ऐसे जिस भी टॉपिक पे आए उस पर आप लिख सको, इसके लिए स्किल सेट करने के लिए आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे लिखने आना जो स्किल्स है उसमें 2 से 3 महीने लगते हैं, तो 2 से 3 महीने अगर डेली आप 3-4 घंटे दे रहे हो, 3 घंटे दे रहे हो, तो उसके हिसाब से 2-3 महीने। तो यहाँ पे तो आपके पास 1 ही महीने, तो आपको मैक्सिमम टाइम ऐसे पे देना है। ऐसे में बहुत अच्छे मार्क्स आने के चांसेस हैं अगर आप अच्छा लिखोगे। मैंने पहले बताया एवरेज ऐसे कोई लिखेगा तो 15 नंबर से 17 नंबर मिलेगा, एवरेज थोड़ा सा ऊपर लिखोगे 18 नंबर मिल सकते हैं, थोड़ा और अच्छा लिखोगे तो 20 नंबर भी मिल सकते हैं। तो ऐसे सबसे ज्यादा टाइम इशू का ही हो रहा है सर, बहुत ज्यादा टाइम लग जा रहा है लिखने में। अरे देखो, तो यही तो बात है, आप अपना जितना दिमाग का एक्सरसाइज करोगे ने, जितना सोचोगे ने, उतना आपके बेहतरी के लिए है। आप एक ऐसे लिखो, फिर उसी ऐसे में वैल्यू एडिशन करो। यहाँ पे ये था, ये हम अगर डाल देंगे तो क्या हो, इस तरह से वैल्यू एडिशन करो चीजों की। देखो, समझो, अपने से खुद से। कभी आपने साइकिल चलाना सीखा है खुद से? शुरुआत में किसी ने आपको बैठा के चलाया होगा, फिर बाद में हमने साइकिल खुद से सीखी है और 2-4 बार गिरे पड़े, लेकिन साइकिल चलाना सीखे। तो यही है, जिस दिन आपको ऐसे लिखने आ जाएगा ना, उस दिन आप देखना आंसर राइटिंग लिखना आसान हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज है जो आपको सिखाएगा। सर ये जो ऐसे टॉपिक मिला है, तो हमें अगर खुद से लिखना है तो PYQ वाला ऐसे हम लिखे, या जो आपने 20 टॉपिक्स दिए उसका लिखे? हाँ, 20 टॉपिक्स दिए ना, उसी में से लिख लीजिए। अगर आपको PYQ में से कहीं से देखना है वहां से देख लो। राइट तनवीर सर। हाँ बाबू। हेलो सर, छोटा सा क्वेश्चन मेरा ये था सर, ये था कि सर ना जो सर कल एनालिसिस बताए थे, तो उसका रूल्स वगैरह जो है मैंने अप्लाई किया था, आज मैंने मॉक दिया था KGS में, तो बहुत सारे GS के जो क्वेश्चन है वो अच्छे से सॉल्व हुए थे। लेकिन सर प्रॉब्लम ये हो रहा है ना, इसी सेट में से जो कॉम्प्रीहेंशन है सर बहुत ज्यादा टफ आ जा रहा है, और कुछ मैथ्स के मतलब कॉम्प्रीहेंशन 17 से 18 क्वेश्चन आते हैं, एंड देन इजी क्वेश्चन हमें फाइंड करने होते हैं, उसके बाद जो थोड़ा हार्ड क्वेश्चन होते हैं वो करने होते हैं। तो सर हार्ड क्वेश्चन में जो मैथ्स का पोर्शन है वो थोड़ा टफ लग रहा है, और कॉम्प्रीहेंशन में सब कुछ ज्यादा टफ लैंग्वेजेस आ जा रहे हैं ना, फिर वहां समझने में प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरा रिक्वेस्ट आपसे ये है सर, कॉम्प्रीहेंशन में कुछ क्लास करा दीजिए, जिसे कुछ उसमें ट्रिक भी वगैरह होता है ना, ऑप्शन देख के हमें टिक करना होता है। शेड्यूल रखा है सर, मैं शेड्यूल रखा है। क्या चीज सर? आपने एक रखा है ना सेशन उनके साथ, यार राजा क्या कह रहे थे? उसी पे आ रहा हूँ। यार राजा सर ने बोला था हमें कि PYQ ठीक है, और किसी की कमी है, हमने बोला रीडिंग कंप्रेहेंशन, तो उन्होंने बोला है कि ठीक, हम रीडिंग कंप्रेहेंशन भी देख लेंगे। तो जब उनका सेशन रहेगा ना, उसमें हम लोग मिलके, आप लोग मिलके रिक्वेस्ट कर देना, मैं भी बोल दूंगा कि एक सेशन उनका, उनकी तरफ से RC का भी करा देंगे आप लोग। हाँ सर, आज हेलो। हाँ, तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, हम हिंदी मीडियम वालों को कैसे करवाएंगे? बड़ा अफसोस लगता है इस बात को सुनते, मैं क्या करूँगा। वही तो सब PDF वगैरह सब इंग्लिश में आ रहा है, हिंदी वाले लोग क्या करेंगे? अच्छे से नहीं हो पाता है हम लोगों को, समझते तो सब कुछ, उनको पता है। तो मुजम्मिल सर को सर आप थोड़ा सा ये बोल दीजिए कि एक क्वेश्चन हिंदी में करा दे, एक क्वेश्चन इंग्लिश में करा दे। वैसे तो मैं इंग्लिश मीडियम का हूँ, बट हिंदी वालों पे थोड़ा सही रहेगा। एक हिंदी में हो जाएगा, एक इंग्लिश में। यार देखो, एक काम करते हैं हम, उनको तो हिंदी नहीं आती है। हमारे मेंटरशिप में अदनान सर हैं हिंदी मीडियम के, उनको मैं इनवाइट करता हूँ, बिकॉज वो भी प्री दे रहे हैं, तो मैं एक बार उनसे बात करता हूँ और PYQ एनालिसिस करवा देता हूँ उनसे। 24 और 25 का, क्या कहते हैं आप लोग? हिंदी वाले बच्चों की काफी हेल्प होगी। ठीक सर ये PDF वगैरह मिल जाएगा हिंदी में? हिंदी मीडियम वाले के लिए बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं। देखो, पिछली बार ऐसी था, बुक मैंने निकाला था तो कई बच्चे बोल रहे थे, इसीलिए मैंने, आप यकीन नहीं मानोगे, हमें कोई फायदा उतना ज्यादा नहीं है। अब किसी को लगता है कि हम बिजनेस कर रहे हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश में दोनों के अलग अलग कंटेंट, बहुत खर्च होते हैं, बहुत मुश्किल से चीजों को हमने एडजस्ट किया है, समझ लो क्रेडिट नहीं पे। सर, हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है, सब कुछ क्लियर हो रहा है, लेकिन उतने अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। हमारी नजर में आप सभी के लिए था कि नहीं, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी कुछ करना है, इसीलिए हमने हिंदी मीडियम की बुक निकाली। सर ये PDF हिंदी में मिलेगा जो PYQ सर भेज रहे हैं, मतलब प्रैक्टिस के लिए?
ये तो डाउनलोड हो जाएंगे वेबसाइट पे से। डाउनलोड कर लो आप तो। एक ऐप आता है यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, उसमें सारे ऑफलाइन डाउनलोड हो जाते हैं, जीएस के भी और मेंस के भी। हिंदी का चाहिए ना क्वेश्चन, किस साल का चाहिए तो? अच्छा ये सर मतलब बुक है मेरे पास तो उससे हो जाएगा ना? हाँ हाँ हो जाएगा, हो अच्छा। जाएगा जो आपको। पेपर पे है, एक बार ट्राई मेरे करो पास चैट जीपीटी मुरनाल से, सर का याद बुक होगा। है तो वो सही है सर? बिल्कुल बिल्कुल, सब क्वेश्चन तो एक ही रहता है, क्वेश्चन अलग थोड़ी रहता है। हाँ सर आप यूपीएससी की वेबसाइट पे जाओगे ना तो वहाँ पे तो मिल जाएगा आपको, उसी वहाँ पीवाई को रहता है। आप यूपीएससी की वेबसाइट पे जाना, उसमें प्रीवियस क्वेश्चन के ऑप्शन होंगे, वहाँ पे से हिंदी इंग्लिश का ऑप्शन होता है, वहाँ से डाउनलोड कर लो। जी सर ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। और सर की भी वीडियो देख रहे हो उसके हिसाब से उसमें देख लो। बोलिए। हेलो सर, मैंने बैच आज ही ज्वाइन किया, एक्चुअली मुझे पता नहीं था ऐसा बैच, बट मैंने आज आपकी एक यूट्यूब पे वीडियो देखी मुझे पता है आज ही आपने तो ज्वाइन किया। आज ही ज्वाइन कर लिया, आप तो थोड़ा कैसे लग रहा है? कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि हाँ। इतना छूट चुका है। सर अच्छा लग रहा है। सुनो एक कहावत है, जब जागा तब सवेरा। तो छूट चुका है तो इसमें ये तो हम सर बट क्योंकि गलती वो तो मैंने आज एसए की भी क्लासेस कर ली और इकोनॉमी की भी। हाँ, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दे दिया गया है, उसको एएसएपी जल्दी कंप्लीट कर लो और आ जाओ बराबरी, बस इतना ही है। ऐसे के कम से कम 5 फर्स्ट 5 लेक्चर्स आपको देखने ही देखने हैं। अच्छा, और सर ये जो मिल रहे हैं ये सर वो तो मैं सारे देख लूंगी, लेकिन सर ये जो पीवाईक्यू वगैरह मिल रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे करूं? बाकी मैंने सर कोचिंग कर इनके भी आज सेकंड रखी है लेक्चर ऑलरेडी, तो मुझे इतना आता है। कल वाले लेक्चर देख लीजिए इनका। देखो चीजें वो सेम ही बता रहे हैं, थोड़ा बहुत अच्छा। हर जगह चेंज होता है। तो अगर आपने पीवाईक्यू पहला नहीं देखा, आज देख रहे हो तो फिर नेक्स्ट में ज्वाइन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जामिया आरसी की पीवाईक्यू की भी एनालिसिस होगी, पॉलिटी में सर आएंगे इमरान सर, उसमें भी कुछ पीवाईक्यू का डिस्कशन होगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पीवाईक्यू की आपके एक चैप्टर छूट गई है तो उसको बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन आप ऐसे के 5 लेक्चर पहले कम से कम कंप्लीट कर लो और सी सेट। जी हेलो सर। मॉक वगैरह हाँ महवेश कुछ बोल रही थी आप? यस सर। सर हम पूछ रहे थे कि एग्जाम 6 जून को होगा, कंफर्म है ना ये? हाँ फिलहाल अभी तो ये 6 जून। सर बिकॉज 15 जून को हमारा कॉलेज का एग्जाम है। ठीक है, तो अगर 15 आप बताइए क्या करें? सर 6 को ही रहने देते हैं। अच्छा ठीक है, 6 को ही रहने देते हैं। ये सर वरना फिर क्लेश हो जाएगा ना। अच्छा ठीक है, मैं बोल दूंगा कि महविश कह रही थी कि 6 को ही रखना चाहिए, डेट नहीं बढ़ाने की। ठीक है, थैंक यू सर। सर ये जो आपने 7,000 पर मंथ बताया उसके अलावा और कुछ नहीं लगेगा ना? है क्या चीज? सर ये जो आपने जामिया सर्कल के लिए जो 7,000 पर मंथ बताया है उसके अलावा और कुछ नहीं लगेगा ना फी? इसके अलावा आपके मोबाइल के इंटरनेट के खर्च होंगे। नहीं मतलब उसको छोड़ के वहाँ पे कभी कैंटीन से बाहर निकल के गोलगप्पे चाट वगैरह खाओगी, उसमें खर्च होंगे। सर वो नहीं पूछ रही, उसके अलावा मतलब वहाँ दोगे उसमें लगेंगे। अगर आप लोकल दिल्ली के हो तो कोई दिक्कत नहीं, दिल्ली से बाहर के हो तो भी इतना ही लगेगा। लेकिन वही है कि इतना बहुत कम है यार, मतलब अब इतना तो देना ही पड़ेगा आपको रहने खाने के लिए। तो कोई अगर कोचिंग फी दे रहा तो नहीं सर, मुझे कहीं से पता चला कि 60,000 ले रहा है, इसलिए मैं डाउट में पूछ रही हूँ। हाँ तो पूरे साल को जोड़ो ना, 7,000 के हिसाब से 7,000 को आप मल्टीप्लाई कर दो 10 से तो 70,000 हो रहे हैं ना 10 महीने वो के। मैं कंफ्यूज हो गई थी कि मतलब एक बार में 60,000 ले रहे हैं ऐसा नहीं, करके। एक बार में नहीं, कुछ सिक्योरिटी मनी वगैरह लेते हैं, वो एडिशनल होता है, बट वो रिफंडेबल होता है। ठीक है सर। चलो आप लोग खाना पीना खा के बैठ के पढ़ाई कर रही हो, हम तो खाना भी नहीं खाया है, तो आप लोग इजाजत दीजिए तो ताकि मैं डिनर कर लूँ। बिल्कुल सर, आप 11 बजते ही खा पी लीजिए अगर छोड़ छाड़ के। हेलो सर, मेरा एक लास्ट डाउट है। हाँ राशि बोलिए। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि हिंदी मीडियम के ऐसे चेक होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि मैंने 3 चेक भेजे हो रहे हैं, एक भी नहीं हुआ है। सर मेरा तो एक भी नहीं हुआ है अभी तक, तो मुझे नहीं पता कि मेरा भी फीडबैक एक क्या भी आ नहीं रहा हुआ है। है सर हिंदी मीडियम वाले लोग का। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कल 12 के बाद कोई भी ऐसे नहीं ली जाएगी।
जो बैकलॉग में है सर उसको हमें नहीं पता चल रहा है कि फीडबैक क्या है हमारा, हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि भेजे सर नहीं भेज रहे फीडबैक। आप राशि आप रिसेंटली ज्वाइन किया आपने? सर नहीं, काफी टाइम हो गया, 7-8 दिन हो गए। हाँ तो इससे पहले भी आपने सबमिट किया था हिंदी का? सर मैंने 3 बार सबमिट किया, एक बार भी मेरा नहीं जी हुआ। 8 से पहले कर दिया है, 3 ऐसे कर दिए हैं सर सबमिट। अच्छा एक ठीक है। कल करा था और 2 से पहले करे थे। देखो सर है जब ना, ज्वाइन किया था इवैल्यूएट कर उसके रहे हैं। नेक्स्ट डे सर यानी कि 12 तारीख के बाद ऐसे जमा मिल नहीं जाएगा, होंगे। मैं ये कंसर्न शेयर कर दूंगा उनसे। हिंदी का 1 शॉट में सारा कंप्लीट करवा दूंगा, चिंता मत करो। सर मेरे 3 ऐसे मैंने दिए जिसमें से एक भी मेरे चेक नहीं हुए, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? ठीक है मैडम, जो हुकुम। सर आप ये कह रहे हैं कि 12 मई के बाद कोई ऐसे जमा नहीं होगा? 12 बजे के बाद कल से, हाँ। अच्छा 12 बजे। सर प्लीज बोल दीजिएगा कि ऐसे एवेल्यूएट करके भेज वैसे देंगे। वैसे तो सर ने दूसरे दिन की ही बात की थी, दूसरे दिन 12 बजे तक आप लोग दे दोगे, लेकिन हमें लगा नहीं कुछ टाइम देना चाहिए आप लोग को, तो काफी टाइम दे दिया, इतना टाइम तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि जितना आप लोग को रिलैक्सेशन मिलेगी ना उतना आप लोग चीजों को ग्रांटेड ले लोगे। इसलिए कल 12 बजे के बाद हम चैट बॉक्स ही बंद कर देंगे, और जितने ऐसे इवेल्युएट होंगे बैकलॉग में सारा क्लोज करने की कोशिश करेंगे। जब सारा 0 हो जाएगा फिर हम ओपन कर देंगे उसको, ये है प्लान। हाँ श्योर। अरे हाँ नहीं, एक आप बहुत अच्छी बात कही शोएब आपने, ये हुआ है बहुत सारे बच्चों ने। तो यार एक इसीलिए तो एक तो देखो ये व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप हमें बहुत मजबूरी में रखना पड़ रहा है, बिकॉज आप लोग बहुत ही यूज टू है ये ऐप। अब उसे भी नहीं देखोगे तो इसमें हमारी गलती नहीं है कि इंडिविजुअली हम आपको ट्रैक करके बताते जाएं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे भी हमने शेड्यूल जो लिखी दी हुई है उसमें भी चीजें बताई गई हैं क्लास किस टाइम होगा, तो हो सकता है कुछ बच्चे एक आध बच्चे मिस कर लेते होंगे, लेकिन आप लोग ध्यान रखें सारी इन्फॉर्मेशन सारी चीजें उसी ग्रुप में जाएंगी, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं होगा। और जो बच्चे इवेल्युएशन ग्रुप में नहीं है जहाँ पे ऐसे इवेल्युएट हो रही है वहां पे जुड़ जाए वो मेरे साथ। सर कैसे? जमजम आप ऐसे इवेल्युएशन वाले ग्रुप में हो क्या? नहीं सर मैं नहीं हूँ उसमें। क्यों नहीं हो? सर कैसे हो मुझे पता ही नहीं। अरे आप देखो मेरे मैसेज, उसमें मैंने नहीं इन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया, मैंने आपको भेजा है, देखो हमारे मैसेज में एक ऐसे इवेल्युएशन वाले ग्रुप भी है, उसको ज्वाइन कीजिए। आप ऐसे लिखोगे तो कहाँ दोगे आप? एक बार मैं ग्रुप में भी मेन ग्रुप में भी डाल देता हूँ। ठीक है सर कर लिया जाए। थैंक यू सर। देखो ये कमी है ना, जब आप चीज मैसेज नहीं ध्यान से देख रहे हो तो कैसे करोगे? ठीक सर है वो बहुत सारे थे तो ध्यान नहीं दिया। थैंक यू सर। आप अपने फ्रेंड के मैसेज मत देखो, अपने मम्मी पापा का मैसेज मत देखो, लेकिन अभी हमारे मैसेज जो आते हैं ना उसको देखो। यस सर। हाँ अभी आप लोग प्री दे रहे हो तो व्हाट्सएप पे ज्यादा रहने की जरूरत वैसे नहीं है, क्योंकि वो कहने का डिस्टर्ब करता है, इसलिए आप लोग कोई भी मैसेज देखो ना, बस हम ज्यादा मैसेज नहीं भेजते हैं, बहुत लिमिटेड मैसेज, तो उसको देखते रहिएगा। सर कोशिश करेंगे कि कुछ मिस ना हो हमारी तरफ से। सर ऐसा कर सकते हैं आप कि ना आपने एक लिस्ट बनवा लें, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम और जैसे उर्दू मीडियम के बच्चे हो, और फिर ना उनके नाम वगैरह लिख लें, और उस हिसाब से ना एक बारी मतलब सर वगैरह से बोल दें कि इस हिसाब से इवैल्यूएट कर लो, ताकि हिंदी के वाले बच्चों को भी नुकसान ना हो, किसी और मीडियम के बच्चों का भी। सर नहीं वो हो जाएगा, हिंदी मीडियम के बहुत सारे बच्चों का हुआ है, तो जिनका नहीं हुआ उसका भी हो जाएगा। चलो ठीक है, गुड नाइट, कल मिलते हैं। जी सर। ओके थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा सर। ठीक है सर, थैंक यू। ओके।